वेलकम टू सूर्या ट्यूटोरियल्स। तो कैसे हो आप सब। आज हम लोग जो है क्लास 10th के केमिस्ट्री के चैप्टर नंबर फर्स्ट जो कि हमारा केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन है उसके NCERT के एग्जाम्पलर क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो बेटा क्वेश्चंस जो होंगे हमारे ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होंगे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फिजिकल चेंज। तो क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि हमारे पास चार ऑप्शन गिवन है और हमको ये बताना है कि कौन सा चेंज जो है फिजिकल चेंज नहीं है। ऑप्शन ए बॉइलिंग ऑफ वाटर टू गिव वाटर वेपर, ऑप्शन बी मेल्टिंग ऑफ आइस टू गिव वाटर, ऑप्शन सी डिसोल्यूशन ऑफ सॉल्ट इन वाटर एंड ऑप्शन डी कंबंशन ऑफ LPG। तो बेटा इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, दैट इज ऑप्शन डी। तो देखिए जब भी बेटा हमारे जो है हाइड्रोकार्बन जो है उनका कंबंशन होता है तो हमको कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर मिलता है। ठीक है, तो ये हमारा क्या होता है, केमिकल चेंज होता है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर सेकेंड, द फॉलोइंग रिएक्शन इज एन एग्जाम्पल ऑफ। तो रिएक्शन हम लोगों को क्या गिवन है बेटा कि 4 मॉलिक्यूल्स ऑफ अमोनिया व्हेन रिएक्टेड विद 5 मॉलिक्यूल्स ऑफ ऑक्सीजन इट फॉर्म्स 4NO प्लस 6 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर। तो फर्स्ट ऑप्शन में डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बोल रहा है, सेकेंड ऑप्शन में कॉम्बिनेशन रिएक्शन बोल रहा है, थर्ड ऑप्शन में रेडॉक्स रिएक्शन बोल रहा है एंड फोर्थ ऑप्शन में न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन बोल रहा है। तो हम लोगों को चार ऑप्शन गिवन है और हम लोगों को ये बताना है बेटा कि ये किस टाइप की रिएक्शन होगी। तो चलिए देख लेते हैं। देखिए NH3 से हमारा क्या बना बेटा, NO बना। तो देखिए हाइड्रोजन के एटम अगर डिलीट होंगे तो हमारा रिएक्शन क्या होगा भाई, ऑक्सीडेशन होगा। रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन क्या कहलाता है, ऑक्सीडेशन। और देखिए ऑक्सीजन में क्या हुआ, हाइड्रोजन के एटम ऐड हुए तो यहाँ पे क्या हो गया बेटा, आपका रिडक्शन हो गया। हुआ कि नहीं हो भाई, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन एटम क्या कहलाता है हमारा, रिडक्शन कहलाता है कि नहीं कहलाता है। तो एक ही रिएक्शन में ऑक्सीडेशन हो रहा है और एक ही रिएक्शन में क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है। तो ये आपका कौन सा रिएक्शन होगा भाई, ये आपका रेडॉक्स रिएक्शन होगा। रेडॉक्स रिएक्शन होगा कि नहीं होगा। अब आप लोग जो है दूसरी चीज को चेक करिए कि यहाँ पे देखिए अमोनिया जो है हमारा NH3 ये क्या कर रहा है, ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर रहा है, ऑक्सीजन को डिस्प्लेस कर रहा है और NO की फॉर्मेशन कर रहा है। तो यहाँ पे देखिए सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो रही है कि नहीं हो रही है। तो यहाँ पर देखिए ये हमारा रेडॉक्स रिएक्शन भी है और डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन भी है। ठीक है, तो हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा, फर्स्ट वाला और थर्ड वाला। तो ऑप्शन सी हमारा क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा फर्स्ट एंड थर्ड, क्योंकि हमारा डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन भी है और रेडॉक्स रिएक्शन भी है। क्वेश्चन नंबर थर्ड, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द गिवन रिएक्शन आर करेक्ट। तो क्वेश्चन में क्या बोल रहा है बेटा, हमको चार स्टेटमेंट गिवन है और हमको एक रिएक्शन गिवन है और चार ऑप्शन गिवन है। ठीक है, हमको ये बताना है कि कौन सी स्टेटमेंट्स जो हैं करेक्ट होंगी। ठीक है, तो देखिए जब तीन एटम आयरन के वाटर के साथ रिएक्ट कर रहे हैं तो ये आपका Fe3O4 बना रहे हैं और हाइड्रोजन गैस को लिबरेट कर रहे हैं। तो फर्स्ट ऑप्शन में क्या बोल रहा है, आयरन गेटिंग ऑक्सीडाइज्ड। सेकेंड ऑप्शन में क्या बोल रहा है, वाटर गेटिंग रिड्यूस्ड। थर्ड ऑप्शन में क्या बोल रहा है, वाटर इज एक्टिंग एज ए रिड्यूसिंग एजेंट एंड फोर्थ में क्या बोल रहा है, वाटर इज एक्टिंग एज ए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो यहाँ पे देखिए हमको चार ऑप्शन गिवन है और हमको ये बताना है कि कौन सी स्टेटमेंट इन चारों स्टेटमेंट में से करेक्ट होगी। तो सबसे पहले हम लोग अपनी रिएक्शन को देख लेते हैं। अब देखिए आयरन से बेटा हमारा क्या बना, Fe3O4 बना। तो ऑक्सीजन के एटम ऐड हुए कि नहीं हुए। तो देखिए हमारा आयरन का क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है। तो आयरन का बेटा आपका ऑक्सीडेशन अगर हो रहा है तो पहली स्टेटमेंट ट्रू होगी कि आयरन इज गेटिंग ऑक्सीडाइज्ड। ठीक है, सेकेंड देखिए वाटर से बेटा क्या हुआ हमारा, वाटर से हमारा हाइड्रोजन बचा। यहाँ पे देखिए ऑक्सीजन के एटम डिलीट हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो सिंपल सी बात है, रिडक्शन होगा। तो ये आपका क्या हो गया, रिडक्शन हो गया कि नहीं हो गया। तो देखिए आयरन इज गेटिंग ऑक्सीडाइज्ड एंड वाटर इज गेटिंग रिड्यूस्ड। तो वाटर हमारा रिड्यूस्ड हो रहा है तो सेकेंड स्टेटमेंट भी ट्रू है। अच्छा अब आप लोग देखिए जिसका ऑक्सीडेशन होता है वो रिड्यूसिंग एजेंट होता है कि नहीं होता। तो मतलब आयरन जो होगा बेटा हमारा ये रिड्यूसिंग एजेंट होगा। अगर हम लोग वाटर की बात करें तो क्योंकि बेटा वाटर का हमारे रिडक्शन हो रहा है तो ये खुद क्या होगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा कि नहीं होगा। तो थर्ड स्टेटमेंट में क्या बोल रहा है, वाटर इज एक्टिंग एज ए रिड्यूसिंग एजेंट एंड फोर्थ स्टेटमेंट में क्या बोल रहा है, वाटर इज एक्टिंग एज ए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो बेटा वाटर जो होगा हमारा ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा क्योंकि इसका खुद का रिडक्शन हो रहा है। तो हमारा फोर्थ स्टेटमेंट करेक्ट होगा।
तो भाई फर्स्ट, सेकेंड एंड फोर्थ स्टेटमेंट। तो जरा अब आप लोग ऑप्शन को देखिए कि हमारा ऑप्शन बी जो होगा वो करेक्ट होगा, फर्स्ट, सेकेंड एंड फोर्थ स्टेटमेंट। ओके, ऑप्शन बी की जगह बेटा ये आपका सी ऑप्शन होगा, क्योंकि बी यहाँ पे गिवन है। ठीक है, तो फर्स्ट, सेकेंड एंड फोर्थ स्टेटमेंट आपका क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 4, विच ऑफ द फॉलोइंग आर एक्सोथर्मिक प्रोसेस। तो क्वेश्चन में क्या बोल रहा है बेटा कि हम लोगों को 4 स्टेटमेंट गिवन है और हमको ये बताना है कि इन चारों स्टेटमेंट में से कितनी स्टेटमेंट्स हमारी एक्सोथर्मिक प्रोसेस होंगी, और हमको 4 ऑप्शन भी गिवन है। ओके, तो क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, रिएक्शन ऑफ वाटर विथ क्विकलाइम, सेकेंड वाले में डाइल्यूशन ऑफ एन एसिड, थर्ड वाले में एवोपरेशन ऑफ वाटर, और फोर्थ वाले स्टेटमेंट में सब्लाइमेशन ऑफ कैम्फर। तो देखिए बेटा, जब हमारा क्विक लाइम का वाटर के साथ रिएक्शन होता है, तो देखिए कैल्शियम ऑक्साइड हमारा क्विक लाइम होता है, जब वाटर के साथ रिएक्ट करता है तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की फॉर्मेशन करता है और यहाँ पे खूब हीट प्रोड्यूस होती है। इसी तरीके से बेटा जब हम लोग किसी एसिड की डाइल्यूशन करते हैं, मीन्स अगर हम लोग किसी कंसनट्रेटेड एसिड में वाटर को ऐड करते हैं बेटा, तो ये हमारी हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट और सेकेंड स्टेटमेंट हमारी क्या होगी, ट्रू होगी। एवोपरेशन ऑफ वाटर बेटा क्या है, वाटर क्या कर रहा है, हीट को एब्जॉर्ब करके एमिट कर रहा है वेपर में, तो ये हमारा जो है एंडोथर्मिक रिएक्शन होगा। ठीक है, इसी तरीके से सब्लाइमेशन ऑफ कैम्फर, कैम्फर क्या करेगा बेटा, हीट को एब्जॉर्ब करेगा और हवा में उड़ जाएगा, तो ये भी आपका क्या है, ये भी आपका क्या होगा बेटा, एंडोथर्मिक रिएक्शन होगा। तो आपका करेक्ट आंसर क्या होगा, दैट इज ऑप्शन ए, फर्स्ट एंड सेकेंड स्टेटमेंट। तो बेटा देखिए इस तरीके से हम लोग जो है MCQs को सॉल्व करेंगे। NCERT के एग्जाम्पलर MCQs आपके एग्जाम्स में हर साल पूछे जाते हैं, तो आप लोग इनको अगर अच्छे तरीके से प्रैक्टिस कर लोगे तो आपका पूरा चैप्टर क्लियर हो जाएगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 5। तो देखिए बेटा क्वेश्चन नंबर 5 आपका बहुत बड़ा क्वेश्चन है, क्वेश्चन पढ़ दे रहा हूँ फिर आपको इजीली समझा दूंगा। 3 beakers labeled A, B, C each containing 25 ml of water were taken. A small amount of NaOH, anhydrous CuSO4 and NaCl were added to the beaker. It was observed that there was an increase in the temperature of the solution contained in the beaker A and B, where in case of beaker C, the temperature of the solution falls. Which of the following statements are correct? तो बेटा देखिए क्वेश्चन में एक्चुअल में हमसे क्या बोल रहा है कि हमको 3 बीकर गिवन है A, B, C। ठीक है, मैं आपको एक्सप्लेन करने के लिए ये वाला पोर्शन ऐड किया हूँ। ठीक है, तो 3 बीकर गिवन है बेटा, तीनों बीकर में आपका 25 ml वाटर है। ठीक है, ए वाले बीकर में आपका बेटा NaOH है, बी वाले बीकर में बेटा आपका CuSO4 है और सी वाले बीकर में आपका NaCl है। ओके, क्वेश्चन में क्या बोल रहा है बेटा कि ए और बी बीकर में हमारा क्या हो रहा है, टेम्परेचर इंक्रीज कर रहा है और सी वाले में हमारा टेम्परेचर डिक्रीज कर रहा है। तो टेम्परेचर इंक्रीज करने का मतलब क्या है बेटा, कहीं ना कहीं ये हीट को एमिट कर रहा है, और टेम्परेचर अगर डिक्रीज हो रहा है इसका मतलब ये क्या कर रहे हैं बेटा, आपके हीट को एब्जॉर्ब कर रहे हैं। अगर ये हीट को एब्जॉर्ब कर रहे हैं तो ये खुद क्या हो रहे होंगे बेटा, ये खुद ठंडा हो रहा होगा, मतलब ये कूल होगा और ये हॉट होगा। ठीक, अब हम लोग जो है अपने स्टेटमेंट्स को देख लेते हैं। तो फर्स्ट स्टेटमेंट में क्या बोल रहा है, इन बीकर ए एंड बी एक्सोथर्मिक प्रोसेस हैज अकर्ड। तो देखिए ए और बी बीकर में क्या एक्सोथर्मिक प्रोसेस हो रही है, भाई बिल्कुल हो रही है, क्योंकि यहाँ पे आपका क्या हो रहा है, हीट प्रोड्यूस हो रही है। तो पहली स्टेटमेंट आपकी करेक्ट है। ठीक है, सेकेंड वाले में देखिए इन बीकर ए एंड बी एंडोथर्मिक प्रोसेस हैज अकर्ड, तो ये गलत स्टेटमेंट है बेटा। थर्ड वाली स्टेटमेंट को देखिए इन बीकर सी एक्सोथर्मिक प्रोसेस हैज अकर्ड, तो बीकर सी में बेटा क्या आपकी एक्सोथर्मिक प्रोसेस हो रही है, बिल्कुल गलत है। बीकर सी में बेटा हमारी एंडोथर्मिक प्रोसेस हो रही है। ठीक है, तो फोर्थ स्टेटमेंट आपका सही है। तो फर्स्ट एंड फोर्थ आपका क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। तो यहाँ पे जरा ऑप्शन को देखिए, तो ऑप्शन सी बेटा जो होगा आपका दैट इज फर्स्ट एंड फोर्थ स्टेटमेंट, दिस वन इज द करेक्ट आंसर। क्योंकि देखिए जब हीट एमिट करता है कोई भी ऑब्जेक्ट तो वो एक्सोथर्मिक रिएक्शन को शो करता है, और अगर कोई हीट को एब्जॉर्ब कर रहा है तो वो हमारा क्या है बेटा, एंडोथर्मिक रिएक्शन है। क्वेश्चन नंबर 6, ए डाइल्यूट फेरस सल्फेट solution was gradually added to the beaker containing acidified permanganate solution. The light purple color of the solution fades and finally disappears. Which of the following is the correct explanation for the observation? तो क्वेश्चन में क्या बोल रहा है बेटा कि हमारे पास फेरस सल्फेट की सोल्यूशन थी और जब हम लोगों ने इसको पोटेशियम परमैंगनेट के साथ रिएक्ट कराया तो
जो लाइट पर्पल कलर था हमारे पोटेशियम परमैंगनेट का, ये उड़ गया। तो हमको बताना है कि करेक्ट आंसर क्या होगा। तो ऑप्शन ए में बोल रहा है KMnO4 इज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, इट ऑक्सीडाइजेस FeSO4। ऑप्शन बी में बोल रहा है FeSO4 एक्ट एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड ऑक्सीडाइज्ड। ऑप्शन सी में बोल रहा है KMnO4 इज एन अनस्टेबल कंपाउंड एंड डिकम्पोजेस इन द प्रेजेंस ऑफ FeSO4 टू ए कलरलेस कंपाउंड। एंड ऑप्शन डी में बोल रहा है द कलर डिसअपियर्स ड्यू टू ए डाइल्यूशन, नो रिएक्शन इज इन्वॉल्व। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा बेटा? दैट इज ऑप्शन ए। तो पोटेशियम परमैंगनेट आपका क्या होता है बेटा? दैट इज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, और ये हमारे फेरस सल्फेट को क्या कर देता है? ऑक्सीडाइज कर देता है, जिसकी वजह से क्या होता है, जो हमारा लाइट पर्पल कलर होता है वो फेड कर जाता है, वो हवा में उड़ जाता है। क्लियर हो गया कि नहीं क्लियर हो गया? अब हम लोग जो है अपने नेक्स्ट क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, विच अमंग द फॉलोइंग इज आर डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो देखिए हम लोगों को 4 स्टेटमेंट गिवन है और हमको ये बताना है कि कौन सी स्टेटमेंट जो होगी हमारी डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होगी, और 4 ऑप्शन भी गिवन है। ओके, तो देखिए पहली स्टेटमेंट में देखिए लेड जब हमारा CuCl2 के साथ रिएक्ट कर रहा है कॉपर क्लोराइड के साथ, तो ये लेड क्लोराइड बना रहा है और कॉपर को डिस्प्लेस कर दे रहा है। सेकेंड में देखिए कि सोडियम सल्फेट जब हमारा बैरियम क्लोराइड के साथ रिएक्ट कर रहा है तो बैरियम सल्फेट बना रहा है और सोडियम क्लोराइड बना रहा है। थर्ड, जब कार्बन हमारा ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर रहा है तो ये कार्बन डाइऑक्साइड की फॉर्मेशन कर रहा है। एंड फोर्थ, मीथेन का जब हम लोग कंबंशन करा रहे हैं बेटा तो हमको कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और हीट मिल रही है। ओके, तो क्वेश्चन में हमसे क्या बोल रहा है कि डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होगा। तो देखिए बेटा डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस ऐसे रिएक्शंस होते हैं जिसमें हमारा क्या होता है बेटा, रिएक्टेंट साइड्स आयंस का म्यूचुअल एक्सचेंज होता है। तो देखिए अगर हम लोग सेकेंड वाले स्टेटमेंट को देखें तो देखिए बैरियम जो है बेटा सल्फेट के पास चला गया और सोडियम हमारा क्लोरीन के पास चला गया। तो देखिए यहाँ पे आयंस का म्यूचुअल एक्सचेंज हुआ कि नहीं हुआ। तो हमारी सेकेंड स्टेटमेंट जो होगी बेटा ये आपकी डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होगी। ओके, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका? दैट इज ऑप्शन बी, सेकेंड ओनली। ओके, क्वेश्चन नंबर 8, विच अमंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर ट्रू। एक्सपोजर ऑफ सिल्वर क्लोराइड टू सनलाइट फॉर ए लॉन्ग ड्यूरेशन टर्न्स ग्रे ड्यू टू। क्वेश्चन में क्या बोल रहा है बेटा कि अगर हम लोग अपने सिल्वर क्लोराइड को, आप सभी लोगों ने पढ़ा होगा कि अगर हम लोग सिल्वर क्लोराइड को सनलाइट में छोड़ दें बहुत ज़्यादा समय के लिए तो जो हमारा सिल्वर क्लोराइड है ये ग्रे कलर का क्यों पड़ जाता है। तो देखिए सिल्वर क्लोराइड को बेटा जब हम लोग जो है सनलाइट में एक्सपोज कर देते हैं तो ये हमारा सिल्वर और क्लोरीन गैस में डिकम्पोज हो जाता है और यहाँ से जो हमें सिल्वर मिलता है बेटा ये आपका ग्रे कलर का होता है। तो बेटा अगर हम लोग इसकी स्टेटमेंट को देखें तो द फॉर्मेशन ऑफ सिल्वर बाय डिकम्पोजिशन ऑफ सिल्वर क्लोराइड, डिकम्पोजिशन ऑफ क्लोरीन गैस फॉर सिल्वर क्लोराइड, सब्लाइमेशन ऑफ सिल्वर क्लोराइड और ऑक्सीडेशन ऑफ सिल्वर क्लोराइड। तो देखिए हमारी जो फर्स्ट वाली स्टेटमेंट है दैट इज द ओनली ट्रू स्टेटमेंट, क्योंकि भाई हमारे सिल्वर क्लोराइड का क्या हो रहा है बेटा, डिकम्पोजिशन हो रहा है, जिसकी वजह से जो हमारा सिल्वर फॉर्म हो रहा है वो ग्रे कलर का हो रहा है। तो यहाँ पे आपका जो करेक्ट आंसर होगा दैट इज ऑप्शन ए, फर्स्ट स्टेटमेंट आपकी क्या होगी बेटा, ट्रू होगी। क्लियर हो गया कि नहीं क्लियर हो गया? क्वेश्चन नंबर 9, तो सॉलिड कैल्शियम ऑक्साइड react vigorously with water to form calcium hydroxide accompanied by the liberation of heat. This process is called slaking of lime. Calcium hydroxide dissolve in water to form its solution called lime water. Which among the following is are true about slaking of lime and the solution formed? तो क्वेश्चन में क्या बोल रहा है बेटा कि जब आपका कैल्शियम ऑक्साइड जो है that is called the quick lime, ये क्विक लाइम बेटा जब आपके वाटर के साथ रिएक्ट करता है तो ये क्या बनाता है बेटा आपका, ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की फॉर्मेशन करता है, ये आपका कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाता है और यहाँ पे ह्यूज अमाउंट में हीट प्रोड्यूस होती है। ओके, तो हमको बताना है कि ये जो रिएक्शन हो रही है इस रिएक्शन के अबाउट कौन सी स्टेटमेंट ट्रू होगी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल बेटा अगर यहाँ पे हीट प्रोड्यूस हो रही है तो दैट इज एन एक्सोथर्मिक प्रोसेस। तो यहाँ पे देखिए ये आपकी क्या होगी, एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगी। नेक्स्ट क्या है बेटा, क्योंकि यहाँ पे आपका क्या बन रहा है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो बेटा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड आपका क्या होता है बेटा, दैट इज बेसिक इन नेचर। ये क्या होता है आपका, बेसिक नेचर का होता है। तो अगर ये आपका बेसिक नेचर का है तो आप लोगों ने एसिड, बेसेस एंड सॉल्ट में पढ़ा होगा कि जितने भी हमारे बेस होते हैं उनकी जो pH वैल्यू होती है वो 7 से ज़्यादा होती है। तो हमारी जो फोर्थ वाली स्टेटमेंट होगी
सॉरी, तो हमारी जो थर्ड वाली स्टेटमेंट होगी दैट इज द pH ऑफ द रिजल्टिंग सोल्यूशन विल बी मोर देन 7। तो आपका सेकेंड स्टेटमेंट और थर्ड स्टेटमेंट क्या होगा बेटा, ट्रू हो जाएगा। तो करेक्ट आंसर हमारा क्या हो जाएगा यहाँ से, दैट इज ऑप्शन बी, सेकेंड एंड थर्ड। क्योंकि भाई ये रिएक्शन हमारी क्या होगी, एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगी। और यहाँ पे जो हमारा कंपाउंड बन रहा है बेटा, क्योंकि ये बेसिक नेचर का है तो इस वजह से इसकी जो pH होगी वो 7 से ज़्यादा होगी। ओके, क्वेश्चन नंबर 10। सो बैरियम क्लोराइड ऑन रिएक्टिंग विद अमोनियम सल्फेट फॉर्म्स बैरियम सल्फेट एंड अमोनियम क्लोराइड। तो देखिए सबसे पहले हम लोग रिएक्शन को देख लेते हैं कि बैरियम क्लोराइड जब हमारा अमोनियम सल्फेट के साथ रिएक्ट करेगा, ठीक है, अमोनियम सल्फेट के साथ रिएक्ट करेगा, तो देखिए अमोनियम सल्फेट आपका ये होगा कि नहीं होगा भाई, अमोनियम बेटा, अमोनियम की वैलेंसी 1, सल्फेट की वैलेंसी 2, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो केमिकल फार्मूला क्या बनेगा, NH4 का होल ट्वाइस SO4। ओके, सो इट फॉर्म्स बैरियम सल्फेट, ये क्या बनाएगा बेटा, बैरियम सल्फेट बनाएगा प्लस अमोनियम क्लोराइड बनाएगा दैट इज NH4Cl। तो क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, किस टाइप की रिएक्शन है ये, आप हमको ये बता दीजिए। तो पहली स्टेटमेंट डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, सेकेंड स्टेटमेंट प्रेसिपिटेशन रिएक्शन, थर्ड स्टेटमेंट कॉम्बिनेशन रिएक्शन एंड फोर्थ स्टेटमेंट डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो बेटा अगर आप लोगों ने रिएक्शन को देखा होगा तो देखिए अमोनियम बेटा हमारा क्लोरीन के पास चला गया और बैरियम बेटा हमारा सल्फेट के पास चला गया। तो रिएक्टेंट साइड क्या हुआ बेटा, आयंस का म्यूचुअल एक्सचेंज हुआ। अगर आयंस का म्यूचुअल एक्सचेंज होता है बेटा तो वो हमारी डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होती है। होगी कि नहीं होगी भाई। और बेटा यहाँ पे जो बैरियम सल्फेट बना बेटा आपका, ये क्या था, ये आपका वाइट कलर का प्रेसिपिटेट था। तो जितनी भी आपकी डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस होती हैं, मैंने बताया था बेटा कि उनको हम लोग प्रेसिपिटेट रिएक्शंस भी बोलते हैं क्योंकि ये प्रेसिपिटेट की भी फॉर्मेशन करती हैं। तो देखिए सेकेंड स्टेटमेंट हमारी ट्रू होगी कि यहाँ पे प्रेसिपिटेट रिएक्शन हो रही है और फोर्थ स्टेटमेंट भी हमारी ट्रू होगी दैट इज यहाँ पे डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो रही है। तो आपका करेक्ट आंसर क्या होगा डियर, दैट इज ऑप्शन डी, सेकेंड एंड फोर्थ ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। ओके, क्वेश्चन नंबर 11। इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर इज अ डिकम्पोजिशन रिएक्शन। द मोल रेशियो ऑफ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन गैस लिबरेटेड ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर इज, ऑप्शन ए 1:1, ऑप्शन बी 2:1, ऑप्शन सी 4:1 एंड ऑप्शन डी 1:2। तो क्वेश्चन में क्या बोल रहा है बेटा, जो आपका वाटर का इलेक्ट्रोलिसिस होता है, तो देखिए वाटर का जब आपका बेटा इलेक्ट्रोलिसिस होता है तो आप सभी लोगों को पता है कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैस लिबरेट होती है। अब क्योंकि बेटा ये रिएक्शन हमारी बैलेंस नहीं है तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग इसको बैलेंस करेंगे। तो आपकी बैलेंसिंग करने के बाद ये रिएक्शन कुछ इस तरीके से हो जाती है। तो क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि हमको मोल रेशियो बता दो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैस का। तो बेटा देखिए हाइड्रोजन के 2 मोल हमें चाहिए होंगे तब जाकर के हमारा ऑक्सीजन का 1 मोल बनेगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, दैट इज ऑप्शन बी 2:1। तो जब भी आपका बेटा इलेक्ट्रोलिसिस होगा वाटर का तो हमारी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का जो मोल रेशियो होगा वो 2:1 होगा, ठीक है। अगर आप लोगों से इसका वेट का रेशियो पूछा जाए बेटा तो वेट का रेशियो आपका अलग होगा। ओके, हम लोगों से पूछ रहा है कि आपका जो है वॉल्यूम का रेशियो क्या है, जो मोल का रेशियो है तो वो 2:1 होगा। क्लियर है कि नहीं क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 12। विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर एन एंडोथर्मिक प्रोसेस। तो बेटा हम लोगों को 4 प्रोसेस गिवन है और हमको ये बताना है कि कौन सी प्रोसेस जो होगी हमारी एंडोथर्मिक प्रोसेस होगी। और फिर हम लोगों को 4 ऑप्शंस गिवन है, उसमें से हम लोगों को एक करेक्ट ऑप्शन बताना है। तो देखिए डाइल्यूशन ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड, सो दैट इज अ एक्सोथर्मिक प्रोसेस बेटा। हमारा सल्फ्यूरिक एसिड क्या है, दैट इज अ कंसंट्रेटेड मिनरल एसिड। मिनरल एसिड होगा तो बेटा अगर हम लोग इसको डाइल्यूशन करेंगे तो हीट प्रोड्यूस होगी, तो ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन हो गई। सेकेंड आपका क्या है बेटा, सब्लाइमेशन ऑफ ड्राई आइस। तो देखिए आइस आपका क्या होगा बेटा, सॉलिड होगा और जब हम लोग इसको सब्लाइम करेंगे इसका मतलब हम लोग क्या करेंगे, इसको हीट देंगे, ये हीट को ये एब्जॉर्ब करेगा और क्या कर जाएगा, भाप में कन्वर्ट हो जाएगा। भाई होगा कि नहीं होगा। तो यहाँ पे देखिए ये क्या है बेटा आपका, क्योंकि ये हीट को एब्जॉर्ब कर रहा है तो आपका ये एंडोथर्मिक प्रोसेस हो गई। तो सेकेंड स्टेटमेंट आपकी एंडोथर्मिक प्रोसेस है। थर्ड में क्या बोल रहा है बेटा, कंडेंसेशन ऑफ वाटर वेपर। तो बेटा जब वाटर वेपर को हम लोग कूल करते हैं तो दैट इज नॉट एन एंडोथर्मिक प्रोसेस, ये एंडोथर्मिक प्रोसेस तो है नहीं। फोर्थ को देख लेते हैं, एवोपोरेशन ऑफ वाटर। तो बेटा देखिए एवोपोरेशन ऑफ वाटर का मतलब क्या है कि देखिए हमारा जो वाटर था उसने क्या किया बेटा, हीट को एब्जॉर्ब किया। इसने क्या किया, हीट को एब्जॉर्ब किया
और हमारा गैसियस फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। तो ये हमारा क्या हो गया बेटा, एंडोथर्मिक प्रोसेस है कि नहीं है। तो देखिए सेकेंड और फोर्थ स्टेटमेंट क्या होगी हमारी, करेक्ट आंसर होगा। तो यहाँ से जो हमारा करेक्ट आंसर होगा बेटा दैट इज सेकेंड एंड फोर्थ स्टेटमेंट। तो ऑप्शन डी आपका क्या होगा, सही होगा। ओके, तो अब हम लोग जो है अपने नेक्स्ट क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर 13। इन द डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बिटवीन पोटेशियम आयोडाइड एंड एक्वस लेड नाइट्रेट ये येलो प्रेसिपिटेट ऑफ लेड आयोडाइड इज फॉर्म्ड। तो क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि देखिए बेटा जब हमारा पोटेशियम आयोडाइड लेड नाइट्रेट के साथ रिएक्ट करता है, मैंने आप लोगों को बहुत बार ये रिएक्शन बताई है, तो ये लेड आयोडाइड की फॉर्मेशन करता है जो कि हमारा येलो कलर का प्रेसिपिटेट होता है। वाइल परफॉर्मिंग द एक्टिविटी इफ लेड नाइट्रेट इज नॉट अवेलेबल, अगर बेटा हम लोग एक एक्टिविटी को परफॉर्म कर रहे हों और ये लेड नाइट्रेट मान लो हमारे पास नहीं है, तो हम लोग इन चार ऑप्शंस में से कौन से ऐसे कंपाउंड है जिसको यूज कर सकते हैं। ठीक है, सो विच अमंग द फॉलोइंग कैन बी यूज्ड इन प्लेस ऑफ लेड नाइट्रेट। तो ऑप्शन ए लेड सल्फेट, ऑप्शन बी लेड एसीटेट, ऑप्शन सी अमोनियम नाइट्रेट एंड ऑप्शन डी पोटेशियम सल्फेट। तो बेटा इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, दैट इज लेड एसीटेट। अब देखिए लेड एसीटेट आपका क्या होता है बेटा, Pb, ठीक है, CH3 डबल बॉन्ड O का होल ट्वाइस। जब ये आपका बेटा पोटेशियम आयोडाइड के साथ रिएक्ट करेगा, ठीक है, तो ये क्या बनाएगा बेटा, ये आपका लेड आयोडाइड की फॉर्मेशन कर लेगा अगेन से। ओके, ये भाई लेड आपका आयोडीन के साथ चला जाएगा, पोटेशियम के साथ आपका एसीटेट चला जाएगा। तो यहाँ पे अगेन से हमें क्या मिल जाएगा बेटा, येलो कलर का प्रेसिपिटेट मिल जाएगा। तो इस वजह से इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, दैट इज लेड एसीटेट। क्वेश्चन नंबर 14, विच ऑफ द फॉलोइंग गैसेस कैन बी यूज्ड फॉर स्टोरेज ऑफ फ्रेश सैंपल ऑफ एन ऑयल फॉर ए लॉन्ग टाइम। क्वेश्चन में हम लोगों को चार ऑप्शंस गिवन है बेटा, और हमको ये बताना है कि हम लोग कौन सी गैस का यूज कर सकते हैं एज ए प्रिजर्वेटिव। तो ऑप्शन ए कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन, ऑप्शन बी नाइट्रोजन और ऑक्सीजन, ऑप्शन सी कार्बन डाइऑक्साइड और हीलियम एंड ऑप्शन डी हीलियम और नाइट्रोजन। तो बेटा आपका करेक्ट आंसर क्या होगा, दैट इज ऑप्शन डी हीलियम और नाइट्रोजन। तो बेटा ये जो हमारी हीलियम और नाइट्रोजन गैस होती हैं ये हमारी एंटीऑक्सीडेंट्स की तरीके से काम करती हैं। ठीक है, तो ये क्या करती हैं बेटा, आपका रेंसिडिटी को प्रिवेंट करती हैं। इस वजह से हम लोग क्या करते हैं बेटा, इस वजह से हम लोग जो है, आप लोगों ने देखा होगा चिप्स आप लोग खाते होगे तो उसमें जो गैस भरी जाती है वो आपकी नाइट्रोजन गैस होती है, जिससे जो भी आपका फूड है वो फ्रेश बना रहे और उसमें क्या हो, वो खराब ना हो, रेंसिड ना हो। ओके, क्वेश्चन नंबर 15, द फॉलोइंग रिएक्शन इज यूज्ड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ ऑक्सीजन गैस इन द लेबोरेटरी। तो देखिए हमारा KClO3 बेटा जब हम लोग इसको डिकम्पोज करते हैं तो ये KCl और ऑक्सीजन गैस की फॉर्मेशन करता है। तो विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट अबाउट द रिएक्शन। तो हम लोगों को चार स्टेटमेंट गिवन है और हमको ये बताना है कि कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट होगी। तो देखिए इट इज़ अ डिकम्पोजिशन रिएक्शन एंड एंडोथर्मिक इन नेचर, ऑप्शन बी इट इज़ अ कॉम्बिनेशन रिएक्शन, ऑप्शन सी इट इज़ अ डिकम्पोजिशन रिएक्शन एंड accompanied by release of heat and option D it is a photochemical decomposition reaction and exothermic in nature। तो बेटा जरा आप लोग अपनी रिएक्शन को देखिए, तो देखिए KClO3 बेटा ये हमारा एक कॉम्प्लेक्स रिएक्टेंट था, हम लोगों ने जब इसको ब्रेक किया तो यहाँ पे दो या दो से ज़्यादा प्रोडक्ट बने, तो ये हमारी डिकम्पोजिशन रिएक्शन होगी कि नहीं होगी। और जितनी भी बेटा आपकी डिकम्पोजिशन रिएक्शन होती हैं ये क्या करती हैं, दे आर एंडोथर्मिक इन नेचर। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, हीट को प्रोवाइड करेंगे। अब ये हीट को एब्जॉर्ब करेगा तो खुद कैसा रहा होगा, ठंडा रहा होगा। तो इसी वजह से इसका करेक्ट आंसर आपका क्या होगा, दैट इज इट इज़ अ डिकम्पोजिशन रिएक्शन एंड एंडोथर्मिक इन नेचर। क्लियर हो गया कि नहीं क्लियर हो गया। अब हम लोग जो है बेटा अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर 16, विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस इन्वॉल्व केमिकल रिएक्शन। ऑप्शन ए स्टोरिंग ऑफ ऑक्सीजन अंडर प्रेशर इन ए गैस सिलेंडर, ऑप्शन बी लिक्विफिकेशन ऑफ एयर, ऑप्शन सी कीपिंग पेट्रोल इन ए चाइना डिश इन द ओपन एंड ऑप्शन डी हीटिंग कॉपर वायर इन द प्रेजेंस ऑफ एयर एट हाई टेम्परेचर। तो क्वेश्चन में क्या बोल रहा है बेटा कि हमको चार प्रोसेस गिवन है और हमको ये बताना है कि कौन सी ऐसी प्रोसेस होगी जिसमें हमारा केमिकल रिएक्शन हो रहा होगा। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा बेटा आपका, दैट इज ऑप्शन डी हीटिंग कॉपर वायर इन द प्रेजेंस ऑफ एयर। तो देखिए बेटा जब हम लोग कॉपर को जो है एयर में रिएक्शन करते हैं, एयर का मतलब बेटा ऑक्सीजन के साथ, तो ये कॉपर ऑक्साइड बनाता है जो कि आपका ब्लैक कलर का कंपाउंड होता है।
ठीक है, जो आपका ब्लैक कलर का होता है। तो यहाँ पे देखिए केमिकल रिएक्शन हो रही है कि नहीं हो रही है, हो रही है कि नहीं। तो करेक्ट आंसर आपका क्या होगा बेटा, दैट इज ऑप्शन डी। अब हम लोग जो है बेटा अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर 17। ठीक है, तो बेटा हमारा सेकेंड लास्ट क्वेश्चन है। अगर आप लोगों ने अभी तक की केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन के पूरे चैप्टर को नहीं पढ़ा है बेटा, तो पूरे चैप्टर की प्लेलिस्ट का डिस्क्रिप्शन जो है मैं जो है आई बटन में डाल दूंगा। 10 से ज़्यादा वीडियो मैंने इस चैप्टर पे बनाए हैं, चैप्टर एक्सप्लेनेशन, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, 1 शॉर्ट वीडियो, एनसीईआरटी एक्सरसाइज, इन टेक्स्ट क्वेश्चन, केमिकल फार्मूला, वैलेंसी, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, सारे चैप्टर्स के सारे वीडियोस को बेटा जाकर के आप लोग देख सकते हो। पूरे क्लास 10th की साइंस इस साल मैं आप लोगों को कवर कराऊंगा, इट्स माय प्रॉमिस। ठीक है, तो अगर आप लोगों ने अभी तक की चैनल नहीं सब्सक्राइब किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करो और फ्रेंड्स को शेयर करो। क्वेश्चन नंबर 17 को देख लेते हैं। तो इन विच ऑफ द फॉलोइंग केमिकल इक्वेशंस द एब्रीविएशन रिप्रेजेंट द करेक्ट स्टेटस ऑफ द रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट इन्वॉल्व एट ए रिएक्शन टेम्परेचर। तो क्वेश्चन में क्या बोल रहा है बेटा कि हम लोगों को 4 रिएक्शन गिवन है और हमको ये बताना है कि इन 4 रिएक्शंस में से कौन सी ऐसी रिएक्शन होगी जिसमें जो हम लोगों ने एब्रीविएशंस यूज़ करे हैं, मीन्स जो भी हमारा रिएक्टेंट है या जो प्रोडक्ट बन रहा है वो किस स्टेट में बन रहा है, वो करेक्टली रिप्रेजेंट किया है, हमको ये बताना है। ओके, तो देखिए हाइड्रोजन लिक्विड स्टेट में था, ऑक्सीजन लिक्विड स्टेट में था, वाटर हमारा गैस हो गया। ऑप्शन बी में हाइड्रोजन हमारा गैसियस फॉर्म में था, ऑक्सीजन हमारा लिक्विड स्टेट में था, वाटर हमारा लिक्विड बन गया। ऑप्शन सी में हाइड्रोजन हमारा गैस था, ऑक्सीजन हमारा गैस था, वाटर क्या बन गया, लिक्विड में बन गया। और ऑप्शन डी में हाइड्रोजन गैस था, ऑक्सीजन गैस था, वाटर हमारा क्या बन गया, गैस में बन गया। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा बेटा, दैट इज ऑप्शन सी। तो हाइड्रोजन बेटा हमारी गैसियस फॉर्म में होता है, ऑक्सीजन भी हमारा गैसियस फॉर्म में होता है और ये वाटर को बनाता है जो हमारा लिक्विड फॉर्म में बनता है। तो इस रिएक्शन का करेक्ट एब्रिविएशन क्या होगा, दैट इज ऑप्शन सी। क्लियर हो गया कि नहीं क्लियर हो गया। अब हम लोग जो है बेटा अपने लास्ट रिएक्शन की तरफ मूव करते हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर 18। सो विच ऑफ द फॉलोइंग आर कॉम्बिनेशन रिएक्शन। तो हम लोगों को बेटा 4 स्टेटमेंट गिवन है और हमको ये बताना है कि कौन सी स्टेटमेंट जो होगी हमारी कॉम्बिनेशन रिएक्शन को रिप्रेजेंट कर रही होगी। और हमारे पास 4 ऑप्शन भी गिवन है और फिर हमको ये बताना है कि कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। ओके, तो देखिए रिएक्शन में हमारा KClO3 को हम लोगों ने डिकम्पोज किया तो KCl और ऑक्सीजन बन गया। सेकेंड में मैग्नीशियम ऑक्साइड वाटर के साथ कंबाइन किया, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बन गया। एल्युमिनियम ऑक्सीजन के साथ कंबाइन किया बेटा, एल्युमिनियम ऑक्साइड बन गया। और फोर्थ में जिंक जब हमारा फेरस सल्फेट के साथ रिएक्ट करा तो इसने क्या बनाया, फेरस सल्फेट और जिंक बना दिया। तो बेटा जरा आप लोग कॉम्बिनेशन रिएक्शन के बारे में याद करो कि कॉम्बिनेशन रिएक्शन में क्या होता था आपका, कॉम्बिनेशन रिएक्शन में आपका 2 या 2 से ज़्यादा रिएक्टेंट कंबाइन करके एक सिंगल प्रोडक्ट की फॉर्मेशन करते थे। तो जरा सेकेंड स्टेटमेंट और थर्ड स्टेटमेंट को देखो, यहाँ पे एक सिंगल प्रोडक्ट मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा बेटा, दैट इज ऑप्शन डी, सेकेंड एंड थर्ड स्टेटमेंट, क्योंकि ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है बेटा, कॉम्बिनेशन रिएक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 19, राइट द बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन फॉर द फॉलोइंग रिएक्शन एंड आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ रिएक्शन इन ईच केस। तो क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि हमको सबसे पहले तो अपनी केमिकल इक्वेशंस को बैलेंस करना है और फिर ये बताना है कि ये हमारा किस टाइप का केमिकल रिएक्शन है। ओके, पार्ट ए को देखते हैं। नाइट्रोजन गैस इज ट्रीटेड विद हाइड्रोजन गैस इन द प्रेजेंस ऑफ ए कैटलिस्ट एट 773 केल्विन टू फॉर्म अमोनिया गैस। तो देखिए नाइट्रोजन गैस है बेटा हमारी, तो नाइट्रोजन गैस जब हमारी हाइड्रोजन गैस के साथ रिएक्ट कर रही है एट 773 केल्विन ऑफ टेम्परेचर इट फॉर्म्स अमोनिया। ये NH3 को फॉर्म कर रहा है जो कि हमारा गैसियस फॉर्म में है। ओके, तो हम लोगों को क्या करना है बेटा, वी हैव टू बैलेंस दिस इक्वेशन। सबसे पहले तो हम लोगों को इस इक्वेशन को बैलेंस करना है और देन हमको ये बताना है कि ये किस टाइप का रिएक्शन है। तो देखिए रिएक्टेंट साइड हमारे पास 2 नाइट्रोजन के एटम है और प्रोडक्ट साइड हमारे पास 1 नाइट्रोजन का एटम है। तो हम लोग क्या करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे कि नहीं करेंगे। तो देखिए जैसे ही हमने 2 से मल्टीप्लाई किया हमारा नाइट्रोजन बैलेंस हो गया। अब हमारा हाइड्रोजन क्या हो गया, अनबैलेंस हो गया। बाय प्रोडक्ट साइड हमारे पास हाइड्रोजन के 6 एटम हो गए और रिएक्टेंट साइड हमारे पास हाइड्रोजन के 2 एटम हैं। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो हमारी बैलेंस इक्वेशन क्या हो जाएगी कि N2 व्हेन रिएक्टेड विद 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ हाइड्रोजन गैस इट फॉर्म्स
2 मॉलिक्यूल्स ऑफ अमोनिया। ये क्या करेगा? 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ अमोनिया की फॉर्मेशन करेगा, ठीक है। और अब आप लोग जरा इसको देखिए कि ये किस टाइप का रिएक्शन होगा। 2 या 2 से ज़्यादा रिएक्टेंट जब हमारे कंबाइन करके एक सिंगल प्रोडक्ट की फॉर्मेशन करते हैं तो हमारा रिएक्शन कौन सा कहलाता है? दैट इज कॉम्बिनेशन रिएक्शन। तो ये हमारा कॉम्बिनेशन रिएक्शन होगा, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं बेटा? एडिशन रिएक्शन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एडिशन रिएक्शन भी बोलते हैं। अब हम लोग जो है अपने सेकेंड पार्ट को देखते हैं कि सोडियम हाइड्रोक्साइड सोल्यूशन इज ट्रीटेड विद एसिटिक एसिड टू फॉर्म सोडियम एसीटेट एंड वाटर। तो क्वेश्चन में क्या बोल रहा है बेटा कि सोडियम हाइड्रोक्साइड जो कि हमारा सोल्यूशन है जब हमारे एसिटिक एसिड के साथ रिएक्ट करता है, तो एसिटिक एसिड आपका क्या होता है बेटा? CH3COOH। ओके, जब ये एसिटिक एसिड के साथ रिएक्ट करता है तो ये क्या फॉर्म करता है बेटा? ये सोडियम एसीटेट को फॉर्म करता है, दैट इज CH3COONA प्लस यहाँ पे आपका क्या निकल जाता है? वाटर यहाँ पे आपका रिलीज हो जाता है। तो क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि फर्स्ट वी हैव टू बैलेंस दिस इक्वेशन। सबसे पहले हम लोगों को इस इक्वेशन को बैलेंस करना है और फिर ये बताना है कि किस टाइप की रिएक्शन है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे बेटा? एक कॉमन रूल का यूज़ करेंगे बैलेंसिंग के लिए, जो मैंने आपको बताया था कि सबसे पहले अपन लोग मेटल को बैलेंस करेंगे, देन हम लोग नॉन मेटल को बैलेंस करेंगे, उसके बाद हम लोग अपने ऑक्सीजन और हाइड्रोजन एटम को बैलेंस करेंगे। तो यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो रिएक्टेंट साइड बेटा हमारे पास एक सोडियम का आइटम है और प्रोडक्ट साइड भी एक सोडियम का आइटम है। अब हमारा मेटल बैलेंस हो गया, हम लोग नॉन मेटल को देखते हैं। तो देखिए रिएक्टेंट साइड हमारे पास 2 कार्बन के एटम है। कितने एटम है? 2 कार्बन के एटम है। और प्रोडक्ट साइड भी हमारे पास कार्बन के 2 एटम है। तो देखिए हमारा कार्बन भी बैलेंस है कि नहीं है? बचा हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। अब ऑक्सीजन को देख लो, देखिए रिएक्टेंट साइड बेटा हमारे पास 1 2 3 ऑक्सीजन के एटम है और प्रोडक्ट साइड भी हमारे पास 2 इधर और 1 इधर, 3 ऑक्सीजन के एटम है। तो देखिए हमारी इक्वेशन ऑलरेडी बैलेंस है कि नहीं है? तो हमारी बैलेंस इक्वेशन क्या होगी कि सोडियम हाइड्रोक्साइड जो कि हमारी एक्वस सोल्यूशन है जब एसिटिक एसिड के साथ रिएक्ट कर रहा है तो ये आपका क्या फॉर्म कर रहा है? CH3COONA को, ठीक है, प्लस यहाँ पे आपका वाटर रिलीज हो रहा है, ठीक है। तो ये इक्वेशन हो गई बेटा हमारी, ठीक है, ये हमारी इक्वेशन हो गई। अब यहाँ पे पूछ रहा है कि हमको बताना है किस टाइप की रिएक्शन है। तो देखिए सोडियम हमारा क्या था बेटा? सोडियम हमारा एक मोर रिएक्टिव एलिमेंट था। तो ये क्या कर रहा है? हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर दे रहा है और क्या बना रहा है? सोडियम एसीटेट को बना रहा है। बना रहा है कि नहीं बना रहा है? तो यहाँ पे क्या हो रहा है? एक मोर रिएक्टिव एलिमेंट एक लेस रिएक्टिव एलिमेंट को उसकी सोल्यूशन से डिस्प्लेस कर रहा है। तो कौन सा रिएक्शन होगा? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होगा। होगा कि नहीं होगा? तो यहाँ पे कौन सा रिएक्शन हो जाएगा बेटा हमारा? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ओके, अब हम लोग जो है अपने नेक्स्ट पार्ट को देखते हैं कि इथेनॉल इज वार्म विद इथेनोइक एसिड टू फॉर्म एथिल एसीटेट इन द प्रेजेंस ऑफ कंसंट्रेटेड H2SO4। तो क्वेश्चन में क्या बोल रहा है बेटा कि इथेनॉल आपका क्या होता है बेटा? C2H5OH। ये आपका इथेनॉल है बेटा। जब ये आपका इथेनोइक एसिड के साथ रिएक्ट करता है तो देखिए इथेनोइक एसिड आपका होता है CH3COOH। किसकी प्रेजेंस में रिएक्ट करता है बेटा? इन द प्रेजेंस ऑफ H2SO4। तो बेटा जो आपका ये सल्फ्यूरिक एसिड होता है ये डिहाइड्रेटिंग एजेंट होता है। ये क्या होता है बेटा? आपका डिहाइड्रेटिंग एजेंट होता है और ये वाटर को रिलीज कर देता है। क्या कर देता है? वाटर को रिलीज कर देता है। तो यहाँ पे क्या बनता है आपका? एथिल एसीटेट, दैट इज CH3COOC2H5 और प्लस यहाँ पे आपका क्या निकल जाता है बेटा? वाटर रिलीज हो जाता है। तो सबसे पहले अपन लोगों को क्या करना है? वी हैव टू बैलेंस दिस इक्वेशन। हमको इस इक्वेशन को बैलेंस करना है और फिर जो है किस टाइप की रिएक्शन है ये बतानी है। ओके, तो यहाँ पे बेटा सेम हम लोग रूल यूज़ करेंगे। सबसे पहले मेटल को बैलेंस करेंगे, फिर नॉन मेटल को बैलेंस करेंगे, देन ऑक्सीजन, फिर हाइड्रोजन। तो देखिए यहाँ पे मेटल तो कोई है नहीं, हम लोग जो है नॉन मेटल को बैलेंस करेंगे। तो देखिए रिएक्टेंट साइड बेटा हमारे पास कार्बन के 3 एटम हैं। अब प्रोडक्ट साइड हमारे पास बेटा कार्बन का 1 ही एटम, 2 ही एटम, तो 3 एटम हो गए कि नहीं हो गए? तो देखिए कार्बन के एटम हमारे बैलेंस हो गए। तो बेटा अब हम लोग जो है अपने हाइड्रोजन के एटम को देख लेते हैं। तो देखिए रिएक्टेंट साइड हमारे पास 5 1 6 3 9 और एक 10, हमारे पास रिएक्टेंट साइड हाइड्रोजन के 10 एटम हैं। अगर हम लोग प्रोडक्ट साइड देखें बेटा
तो हमारे पास प्रोडक्ट साइड हाइड्रोजन के कितने एटम हैं, जरा आप लोग देखिए। हमारे पास प्रोडक्ट साइड हाइड्रोजन के 3 + 5 8 + 2 10 हाइड्रोजन के एटम हैं। तो देखिए हाइड्रोजन के 10 एटम हमारे पास रिएक्टेंट साइड है और 10 एटम हमारे पास प्रोडक्ट साइड है, तो हाइड्रोजन भी हमारा बैलेंस है। अब हम लोग जो है ऑक्सीजन को देख लेते हैं। तो देखिए रिएक्टेंट साइड हमारे पास 3 ऑक्सीजन के एटम हैं और प्रोडक्ट साइड भी 2 एटम ये और एक ये, 3 ऑक्सीजन के एटम है। तो देखिए हमारी जो इक्वेशन है ये ऑलरेडी बैलेंस है। तो हमारी इक्वेशन क्या है, C2H5OH जब हमारा CH3COOH के साथ रिएक्ट करता है इन द प्रेजेंस ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड, ये क्या फॉर्म कर रहा है बेटा आपका, ये CH3COO C2H5 की फॉर्मेशन करता है और यहाँ पे वाटर हमारा रिलीज हो जाता है। तो ये तो हमारी बेटा बैलेंस्ड इक्वेशन हो गई। अब हमको बताना है कि ये किस टाइप की रिएक्शन है। तो यहाँ पे बेटा देखिए इथेनॉल हमारा क्या होता है बेटा, बेस होता है और इथेनोइक एसिड बेटा हमारा एसिड होता है। तो एसिड जब हमारा बेस के साथ रिएक्ट करता है बेटा तो ये सॉल्ट की फॉर्मेशन करता है और वाटर की फॉर्मेशन करता है। तो हम लोग बोल सकते हैं कि ये बेटा आपका न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है। एक तो ये क्या हो गया बेटा आपका न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन हो गया। नेक्स्ट अगर हम लोग देखें बेटा तो यहाँ पे क्या हो रहा है, क्योंकि आपके ईस्टर की फॉर्मेशन हो रही है तो ये हमारा ईस्टेरिफिकेशन रिएक्शन भी है। ठीक है, ये आपका क्या है बेटा, ईस्टेरिफिकेशन रिएक्शन भी है। अब ये बेटा ईस्टर हम लोगों ने कैसे पहचाना, तो अगर बेटा किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड में हमारा COO ग्रुप प्रेजेंट होता है तो वो ईस्टर कहलाता है। ठीक है, तो ये रिएक्शन क्योंकि यहाँ पे ईस्टर की फॉर्मेशन हो रही है इसीलिए ये क्या कहलाएगा बेटा, ईस्टेरिफिकेशन रिएक्शन कहलाएगा। नेक्स्ट पार्ट को देखते हैं कि एथीन इज बर्न इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन टू फॉर्म कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड रिलीज्ड हीट एंड लाइट। ओके, तो देखिए एथीन हमारा क्या होगा बेटा, C2H4 जब हमारा ऑक्सीजन के साथ बर्न कराया जा रहा है तो ये CO2 की फॉर्मेशन कर रहा है, वाटर की फॉर्मेशन कर रहा है बेटा, हीट को प्रोड्यूस कर रहा है और बहुत सारी लाइट को प्रोड्यूस कर रहा है। तो सबसे पहले हम लोगों को जो है इस इक्वेशन को बैलेंस करना है, देन हम लोगों को ये बताना है कि किस टाइप की रिएक्शन है। तो देखिए रिएक्टेंट साइड हमारे पास 2 कार्बन के एटम है बेटा, प्रोडक्ट साइड हमारे पास सिर्फ 1 कार्बन का एटम है। तो हम लोग यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे कि नहीं करेंगे। अब हम लोग हाइड्रोजन को देख लेते हैं बेटा। हाइड्रोजन के देखिए हमारे पास 4 एटम रिएक्टेंट साइड हैं और प्रोडक्ट साइड हमारे पास सिर्फ 2 एटम है। तो यहाँ पे हम लोग 2 से मल्टीप्लाई करेंगे कि नहीं करेंगे। तो देखिए हमारा हाइड्रोजन बैलेंस हो गया कि नहीं हो गया, हाइड्रोजन भी बैलेंस हो गया। अब ऑक्सीजन को देख लेते हैं बेटा। देखिए प्रोडक्ट साइड हमारे पास 2 × 2 4 और 2 6, हमारे पास प्रोडक्ट साइड बेटा ऑक्सीजन के 6 एटम है। ठीक है, रिएक्टेंट साइड बेटा बस हमारे पास 2 ही एटम है। तो हम लोग क्या करेंगे, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे कि नहीं करेंगे। तो हमारी बैलेंस इक्वेशन क्या आ जाएगी कि C2H4 व्हेन रिएक्टेड विथ 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ ऑक्सीजन इट फॉर्म्स 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ CO2 प्लस 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर, प्लस यहाँ पे क्या प्रोड्यूस होगा बेटा, हीट प्रोड्यूस होगी, प्लस यहाँ पे आपकी लाइट प्रोड्यूस होगी। तो ये इक्वेशन हमारी क्या हो गई बेटा, ये आपकी बैलेंस्ड इक्वेशन हो गई। ओके, अब बोल रहा है कि ये किस टाइप की रिएक्शन है। तो बेटा हम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं, हम लोग इसके साथ इसका कंबंशन कर रहे हैं। तो ये हमारी कंबंशन रिएक्शन होती है। ठीक है, ये हमारी कंबंशन रिएक्शन होती है। ठीक है, क्लियर हो गया कि नहीं हो गया। कहीं कहीं पे बेटा आप लोगों को इसको रेडॉक्स रिएक्शन भी देखोगे तो रेडॉक्स रिएक्शन भी हो सकता है। देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है बेटा, यहाँ पे आपका ऑक्सीडेशन हो रहा है कि नहीं हो रहा है, और यहाँ पे आपका क्या हो रहा है बेटा, रिडक्शन हो रहा है। तो क्योंकि ऑक्सीडेशन और रिडक्शन एक साथ में हो रहा है तो आप लोग इसको रेडॉक्स रिएक्शन भी बोल सकते हो। अब हम लोग जो है बेटा अपने नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर 20। सो राइट द बैलेंस्ड इक्वेशन फॉर द फॉलोइंग रिएक्शन एंड आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ रिएक्शन इन ईच केस। तो क्वेश्चन में क्या बोल रहा है बेटा, हमको जो है इक्वेशन गिवन है, हम लोगों को इनको बैलेंस करना है और फिर उसके बाद बताना है कि किस टाइप की रिएक्शन होगी। तो देखिए फर्स्ट पार्ट में क्या बोल रहा है, थर्माइट रिएक्शन, आयरन थायराइड ऑक्साइड रिएक्ट विद अल्युमिनियम एंड गिव्स मोल्टन आयरन एंड अल्युमिनियम ऑक्साइड। तो देखिए आयरन थायराइड ऑक्साइड का मतलब क्या है बेटा, कि आयरन की वैलेंसी 3 होगी, ऑक्सीजन की वैलेंसी 2, क्या बनेगा बेटा, Fe2O3। ठीक है, तो ये Fe2O3 जब बेटा आपका एल्युमिनियम के साथ रिएक्ट कर रहा है तो ये क्या बना रहा है, Al2O3 की फॉर्मेशन कर रहा है, एल्युमिनियम ऑक्साइड। देखिए बेटा एल्युमिनियम की वैलेंसी आपकी 3 होती है, ऑक्सीजन की वैलेंसी 2, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो केमिकल फार्मूला क्या आएगा, Al2O3 प्लस यहाँ पे आपका आयरन जो है मोल्टन फॉर्म में
डिस्प्लेस कर जा रहा है। तो सबसे पहले देखिए बेटा हम लोगों को इस इक्वेशन को बैलेंस करना है और फिर उसके बाद बताना है कि ये किस टाइप की रिएक्शन है। तो देखिए अगर हम लोग बात करें तो रिएक्टेंट साइड बेटा हमारे पास 2 आयरन के एटम है, प्रोडक्ट साइड हमारे पास सिर्फ 1 आयरन का एटम है। तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आयरन बैलेंस हो गया कि नहीं हो गया। अब देखिए रिएक्टेंट साइड बेटा हमारे पास 1 एल्युमिनियम का एटम है, प्रोडक्ट साइड 2 एल्युमिनियम के एटम है, तो यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो एल्युमिनियम बैलेंस हो गया। रिएक्टेंट साइड बेटा हमारे पास 3 ऑक्सीजन के एटम है और प्रोडक्ट साइड भी हमारे पास 3 ऑक्सीजन के एटम है, तो ये हमारा ऑलरेडी बैलेंस है। तो ओवरऑल हमारी इक्वेशन बैलेंस हो गई कि नहीं हो गई। तो हमारी बैलेंस्ड इक्वेशन क्या होगी, Fe2O3 व्हेन रिएक्टेड विद 2 एटम्स ऑफ एल्युमिनियम इट फॉर्म्स Al2O3 प्लस 2 एटम्स ऑफ आयरन। तो ये हमारी बैलेंस्ड इक्वेशन हो गई। अब हमसे बोल रहा है कि किस टाइप की रिएक्शन होगी। तो यहाँ पे देखिए बेटा एक मोर रिएक्टिव एलिमेंट ने एक लेस रिएक्टिव एलिमेंट को क्या किया, उसके ऑक्साइड से डिस्प्लेस कर दिया। तो ये कौन सा डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, जिसको हम लोग सिर्फ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन भी बोलते हैं। तो यहाँ पे आपका डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होगा। क्लियर हो रहा है कि नहीं क्लियर हो रहा है बेटा। मैं आप लोगों को हर एक चीज़ बहुत डिटेल में समझा रहा हूँ। आई होप आप लोगों को हर एक चीज़ समझ में आ रही होगी। नेक्स्ट पार्ट की तरफ मूव करते हैं कि मैग्नीशियम रिबन इज बर्न्ड इन एन एटमॉस्फेयर ऑफ नाइट्रोजन गैस टू फॉर्म सॉलिड मैग्नीशियम नाइट्राइड। तो देखिए बेटा मैग्नीशियम जो कि हमारा सॉलिड था, हमारा नाइट्रोजन गैस के साथ रिएक्ट कर रहा है, क्या फॉर्म कर रहा है बेटा, मैग्नीशियम नाइट्राइड को। तो देखिए बेटा मैग्नीशियम की वैलेंसी 2, नाइट्राइड की वैलेंसी 3, क्या फॉर्म करेगा बेटा, Mg3N2 बनाएगा कि नहीं बनाएगा भाई, हाँ ना में जवाब दीजिए। अब हमसे बोल रहा है कि बेटा आपको इसको बैलेंस करना है। तो देखिए रिएक्टेंट साइड बेटा हमारे पास 1 मैग्नीशियम का एटम है और प्रोडक्ट साइड हमारे पास बेटा 3 मैग्नीशियम के एटम है कि नहीं। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे बेटा, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। जैसे ही हमने 3 से मल्टीप्लाई किया देखिए हमारी इक्वेशन बैलेंस हो गई कि नहीं हो गई। तो ये हमारी क्या हो जाएगी, ये बेटा हमारी बैलेंस्ड इक्वेशन हो जाएगी। अब हमसे बोल रहा है कि किस टाइप का रिएक्शन होगा। तो देखिए 2 या 2 से ज़्यादा रिएक्टेंट कंबाइन करके आपका सिर्फ एक सिंगल प्रोडक्ट बना रहे हैं कि नहीं बना रहे हैं, तो आपका ये क्या होगा, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कौन सा रिएक्शन होगा भाई, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। क्लियर हो रहा है कि नहीं क्लियर हो रहा है बेटा। तो ये आपका क्या होगा बेटा, करेक्ट आंसर होगा। अब हम लोग जो है अपने थर्ड पार्ट को देखते हैं कि क्लोरीन गैस इज पास्ड इन एन एक्वस पोटेशियम आयोडाइड टू फॉर्म पोटेशियम क्लोराइड सोल्यूशन एंड सॉलिड आयोडीन। तो देखिए बेटा क्लोरीन गैस जब हमारा पोटेशियम आयोडाइड के साथ रिएक्ट करा, तो देखिए पोटेशियम की वैलेंसी 1 बेटा, आयोडीन की वैलेंसी 1, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो केमिकल फार्मूला क्या बनेगा, Ki। ओके, तो क्लोरीन गैस के साथ रिएक्ट कर रहा है बेटा, तो ये क्या बना रहा है आपका, पोटेशियम क्लोराइड बना रहा है, KCl बना रहा है, प्लस यहाँ पे हमारा I2 बन रहा है जो कि सॉलिड फॉर्म में है। ओके, तो हमसे बोल रहा है कि सबसे पहले रिएक्शन को बैलेंस करो, देन बताओ कि किस टाइप की रिएक्शन है। ओके, तो देखिए यहाँ पे बेटा रिएक्टेंट साइड हमारे पास पोटेशियम का 1 एटम है और प्रोडक्ट साइड भी पोटेशियम का 1 एटम है। रिएक्टेंट साइड बेटा हमारे पास क्लोरीन के 2 एटम हैं और प्रोडक्ट साइड हमारे पास क्लोरीन का सिर्फ 1 एटम है। तो देखिए हम लोग यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे कि नहीं करेंगे। जैसे ही बेटा हम लोगों ने 2 से मल्टीप्लाई किया तो देखिए प्रोडक्ट साइड हमारे पास 2 पोटेशियम के एटम हो गए, रिएक्टेंट साइड 1 था, हम लोग अगेन यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब आप लोग देखो आयोडीन हमारा ऑलरेडी बैलेंस हो गया, भाई रिएक्टेंट साइड भी हमारे पास 2 आयोडीन के एटम और प्रोडक्ट साइड भी 2 आयोडीन के एटम। तो हमारी बैलेंस्ड इक्वेशन क्या होगी बेटा, Cl2 व्हेन रिएक्टेड विद 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ पोटेशियम आयोडाइड इट फॉर्म्स 2 KCl प्लस आयोडीन। ओके, तो ये इक्वेशन हमारी बैलेंस हो गई। अब यहाँ पे क्या हो रहा है बेटा, अगेन आपका एक मोर रिएक्टिव एलिमेंट एक लेस रिएक्टिव एलिमेंट के साथ क्या कर रहा है, रिएक्ट करके KCl बना रहा है। तो ये आपका कौन सा रिएक्शन होगा बेटा, ये आपका डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होगा। कौन सा रिएक्शन होगा बेटा आपका, ये आपका डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होगा। क्लियर हो रहा है कि नहीं क्लियर हो रहा है। अब हम लोग जो अपने नेक्स्ट पार्ट को देखते हैं कि इथेनॉल इज बर्न्ड इन एयर टू फॉर्म कार्बन डाइऑक्साइड वाटर एंड रिलीज हीट। तो देखिए बेटा इथेनॉल जो है आपका C2H5OH, ठीक है, जब हम लोग जो है बेटा इसको एयर में बर्न करते हैं तो ये CO2 फॉर्म करता है, वाटर फॉर्म करता है, प्लस यहाँ पे हीट रिलीज होती है। तो आप सभी लोगों को अच्छी तरीके से पता है कि जब भी हमारा हाइड्रोकार्बन बर्न होगा तो CO2 और H2O की फॉर्मेशन करेगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोगों को क्या करना है बेटा, इक्वेशन को बैलेंस करना है। तो यहाँ पे अगर हम लोग देखें इक्वेशन को तो रिएक्टेंट साइड हमारे पास 2 कार्बन के एटम है
प्रोडक्ट साइड हमारे पास सिर्फ एक कार्बन का आइटम है, तो हम लोग 2 से मल्टीप्लाई करेंगे कि नहीं करेंगे। तो देखिए हमारा कार्बन बैलेंस हो गया कि नहीं हो गया। अब देखिए रिएक्टेंट साइड बेटा हमारे पास हाइड्रोजन के 6 एटम हैं, ठीक है, और प्रोडक्ट साइड हमारे पास हाइड्रोजन के सिर्फ 2 एटम हैं। तो हम लोग यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई करेंगे कि नहीं करेंगे बेटा। तो देखिए हमारा हाइड्रोजन बैलेंस हो गया कि नहीं हो गया। अब हम लोग देखें तो देखिए बेटा रिएक्टेंट साइड हमारे पास ऑक्सीजन के 3 एटम हैं और प्रोडक्ट साइड हमारे पास बेटा ऑक्सीजन के कितने एटम हैं, 4 और 3 7 ऑक्सीजन के एटम हैं, ठीक है। तो यहाँ पे बेटा अगर हम लोग 3 से मल्टीप्लाई कर दें तो 6 और 1 7 हो जाएगा। रिएक्टेंट साइड भी हमारे पास 7 ऑक्सीजन के एटम हो जाएंगे। तो हमारी इक्वेशन बैलेंस हो गई कि नहीं हो गई। तो हमारी बैलेंस इक्वेशन क्या होगी कि C2H5OH व्हेन रिएक्टेड विथ 3 moles of oxygen gas it forms 2 molecules of CO2 प्लस 3 molecules of water प्लस यहाँ पे बेटा हमारी क्या होगी, हीट प्रोड्यूस होगी। अब क्योंकि बेटा यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे हम लोग बर्निंग कर रहे हैं, तो आपका ये कंबंशन रिएक्शन भी होगा और या फिर ये हमारा क्या हो सकता है, रेडॉक्स रिएक्शन भी हो सकता है। अभी लास्ट क्वेश्चन में ही आप लोगों ने देखा था इसी तरीके का क्वेश्चन, जिसमें मैंने आपको बताया था कि ये रेडॉक्स रिएक्शन क्यों होगा। देखिए यहाँ पे बेटा अगर आप लोग देखेंगे तो ये इसका क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है, ठीक है, और यहाँ पे बेटा इसका क्या होगा, ऑक्सीडेशन होगा। तो जब रिडक्शन ऑक्सीडेशन एक ही रिएक्शन में हो रहा है तो आपका क्या होगा, रेडॉक्स रिएक्शन। तो आप लोग इसको कंबंशन रिएक्शन भी बोल सकते हो या रेडॉक्स रिएक्शन भी बोल सकते हो। अब हम लोग जो है बेटा अपने नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर 21। सो कंप्लीट द मिसिंग कंपोनेंट्स वेरिएबल्स गिवन एज एक्स एंड वाई इन द फॉलोइंग रिएक्शन। तो देखिए क्वेश्चन में क्या बोल रहा है बेटा कि हम लोगों को कुछ कंपोनेंट्स और वेरिएबल्स जो हैं एक्स और वाई के नाम पे गिवन है, हम लोगों को इसको कंप्लीट करना है, ठीक है। तो देखिए फर्स्ट पार्ट में क्या बोल रहा है कि लेड नाइट्रेट जब हमारा पोटेशियम आयोडाइड के साथ रिएक्ट कर रहा है तो ये लेड आयोडाइड की फॉर्मेशन कर रहा है और पोटेशियम नाइट्रेट की फॉर्मेशन कर रहा है, ठीक है। तो हमको बताना है कि बेटा एक्स और वाई क्या होगा। तो देखिए बेटा लेड आयोडाइड आपका क्या होता है बेटा, ये आपका येलो कलर का प्रेसिपिटेट होता है। ये क्या होता है बेटा, आपका येलो कलर का प्रेसिपिटेट होगा। तो एक्स आपका क्या होगा बेटा, ये आपका प्रेसिपिटेट होगा कि नहीं होगा भाई। और अगर बेटा हम लोग पोटेशियम नाइट्रेट की बात करें तो पोटेशियम नाइट्रेट आपका क्या होगा बेटा, ये आपकी एक्वस सॉल्यूशन होगी। तो यहाँ से अब हम लोग जो है अपने सेकेंड पार्ट को देखते हैं कि कॉपर जब हमारा सिल्वर नाइट्रेट के साथ रिएक्ट करता है तो ये कॉपर नाइट्रेट को बनाता है और एक्स की फॉर्मेशन कर रहा है। तो हमको सबसे पहले तो बताना है कि ये एक्स क्या होगा, ठीक है। तो देखिए एक्स हमारा क्या होगा बेटा, कॉपर जब हमारा सिल्वर नाइट्रेट के साथ रिएक्ट किया, ठीक है, जो कि हमारा एक्वस फॉर्म में था, तो इसने क्या बनाया बेटा, इसने आपका कॉपर नाइट्रेट बनाया, ठीक है, जो कि आपका क्या था बेटा, एक्वस फॉर्म में था। और इसने क्या बनाया बेटा, यहाँ पे आप लोग देखिए, यहाँ पे जो एक्स होगा, अब देखिए इसने सिल्वर को डिस्प्लेस किया तो यहाँ पे सिल्वर के कितने एटम है रिएक्टेंट साइड, 2 एटम। तो प्रोडक्ट साइड भी हमारे पास सिल्वर के कितने एटम होंगे, 2 एटम होंगे, ठीक है, और ये सॉलिड फॉर्म में होगा। तो आपका जो बेटा एक्स होगा दैट इज 2 एटम्स ऑफ सिल्वर, जो कि हमारे सॉलिड फॉर्म में है, ओके। अब हम लोग जो अपने थर्ड पार्ट को देखते हैं कि जिंक जब हमारा सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट कर रहा है तो ये जिंक सल्फेट को फॉर्म कर रहा है। तो हमें ये बताना है कि ये किस स्टेट में होगा, और हमारी हाइड्रोजन की फॉर्मेशन हो रही है, तो हाइड्रोजन किस फॉर्म में होगा और हमारा जिंक सल्फेट किस फॉर्म में होगा। तो बेटा अगर हम लोग जिंक सल्फेट की बात करें तो जिंक सल्फेट हमारा एक्स है, जो कि हमारा किस फॉर्म में होगा बेटा, ये आपकी एक्वस सोल्यूशन होगी। ये आपका क्या होगा बेटा, ये आपका एक्वस सोल्यूशन होगा। और वहीं पे अगर हम लोग हाइड्रोजन की बात करें बेटा, जो कि आपका वाई है, तो ये वाई आपका क्या होगा बेटा, ये गैसियस फॉर्म में होगा, ओके। तो ये डायरेक्टली बेटा आप लोग जो है रिएक्शंस में पढ़ चुके हो, आई होप आप लोगों को क्लियर हो रहा होगा। अब हम लोग जो है अपने फोर्थ पार्ट को देखते हैं कि कैल्शियम कार्बोनेट को जब हम लोग X प्रोवाइड करते हैं तो ये कैल्शियम ऑक्साइड बनाता है प्लस कार्बन डाइऑक्साइड गैस की फॉर्मेशन करता है। तो यहाँ पे बेटा ये X क्या होगा, तो X बेटा आपका हीट होगा। क्योंकि देखिए बेटा कैल्शियम कार्बोनेट हमारा क्या है, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है, जिसको हम लोग क्या कर रहे हैं, हीट प्रोवाइड कर रहे हैं। तो ये कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड गैस की फॉर्मेशन कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 22, विच एमंग द फॉलोइंग चेंजेस आर एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक इन नेचर। तो क्वेश्चन में क्या बोल रहा है बेटा, हमको ये बताना है कि कौन सा चेंज एक्सोथर्मिक चेंज होगा और कौन सा चेंज जो है हमारा एंडोथर्मिक होगा। तो देखिए डिकम्पोजिशन ऑफ फेरस सल्फेट। तो देखिए बेटा फेरस सल्फेट जो कि हमारा FeSO4 है,
इसको जब हम लोग डिकम्पोज करते हैं तो क्या बनता है, Fe2O3 प्लस SO2 प्लस SO3। तो यहाँ पे बेटा क्या हो रहा है, यहाँ पे हम लोग जो है हीट को प्रोवाइड करा रहे हैं और ये क्या कर रहा है, ये फेरस सल्फेट हीट को एब्जॉर्ब कर रहा है। तो ये खुद कौन सा नेचर का होगा, ये आपका एंडोथर्मिक रिएक्शन होगी। कौन सी रिएक्शन होगी बेटा, ये आपकी एंडोथर्मिक रिएक्शन होगी। क्लियर हो गया कि नहीं क्लियर हो गया। अब हम लोग जो अपने नेक्स्ट पार्ट को देखते हैं, दैट इज डिसोल्यूशन ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड इन वाटर। तो देखिए बेटा डिसोल्यूशन, जब हम लोग सोडियम हाइड्रोक्साइड जो कि हमारा क्या है बेटा, एक स्ट्रॉन्ग बेस है, स्ट्रॉन्ग बेस है हमारा। तो देखिए बेटा स्ट्रॉन्ग बेस में जब हम लोग वाटर को ऐड करेंगे तो हम लोग क्या कर रहे होंगे बेटा, इसको डाइल्यूट फॉर्म में कर रहे होंगे। अगेन हम लोग बेटा जब डाइल्यूट करेंगे तो ह्यूज अमाउंट में हीट प्रोड्यूस होगी, और अगर किसी रिएक्शन में हीट प्रोड्यूस हो रही है तो वो हमारी कौन सी रिएक्शन होगी, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। तो यहाँ पे आपका क्या होगा बेटा, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। तो अब हम लोग जो है अपने लास्ट पार्ट को देखते हैं कि डिसोल्यूशन ऑफ अमोनियम क्लोराइड इन वाटर। तो बेटा अमोनियम क्लोराइड को जब हम लोग वाटर के साथ डिसॉल्व करते हैं तो ये क्या करता है बेटा, हीट को एब्जॉर्ब करता है। तो अगर ये हमारा हीट को एब्जॉर्ब कर रहा है तो खुद ठंडा रहा होगा, मतलब ये हमारा एंडोथर्मिक नेचर को शो करेगा। क्लियर हो रहा है कि नहीं क्लियर हो रहा है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, इट इज एंडोथर्मिक इन नेचर। अब हम लोग जो है बेटा अपने नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर 23। आइडेंटिफाई द रिड्यूसिंग एजेंट इन द फॉलोइंग रिएक्शन। तो बेटा क्वेश्चन को करने से पहले सबसे पहले मैं आप लोगों को ये बता दे रहा हूँ कि जिसका ऑक्सीडेशन होता है वो आपका क्या होता है बेटा, रिड्यूसिंग एजेंट होता है, और जिसका रिडक्शन होता है वो खुद क्या होता है बेटा, वो आपका ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। तो आई होप आप लोग अगर इस 2 पॉइंट को याद रखोगे तो आपको हर एक चीज़ समझ में आ जाएगी। तो देखिए 4NH3 जब हमारा ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर रहा है तो ये 4NO प्लस 6 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर की फॉर्मेशन कर रहा है। तो हमको रिड्यूसिंग एजेंट के बारे में बताना है बेटा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए NH3 से बेटा क्या हुआ, NO बना, मीन्स यहाँ पे हाइड्रोजन के एटम डिलीट हो गए। तो एक्चुअल में क्या हो रहा है बेटा, यहाँ पे ऑक्सीडेशन हो रहा है, और जिसका ऑक्सीडेशन होता है बेटा वो खुद क्या होता है, वो आपका रिड्यूसिंग एजेंट होता है। तो यहाँ पे आपका रिड्यूसिंग एजेंट क्या रहा होगा बेटा, दैट इज अमोनिया NH3। ओके, सेकेंड पार्ट को देखते हैं कि वाटर जब हमारा फ्लोरीन के साथ रिएक्ट कर रहा है तो ये HF बना रहा है और HOF बना रहा है। तो हमको बताना है बेटा कि रिड्यूसिंग एजेंट कौन सा होगा, ठीक है। तो देखिए F2 से बेटा आपका क्या बना, HOF बना, F2 से आपका क्या बना, HOF बना। देखिए यहाँ पे आपका ऑक्सीजन का एक एटम है कि नहीं है। तो अगर यहाँ पे बेटा आपका ऑक्सीडेशन हुआ है तो F2 आपका खुद क्या रहा होगा, रिड्यूसिंग एजेंट रहा होगा कि नहीं रहा होगा। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, दैट इज फ्लोरीन। अब हम लोग जो अपने थर्ड पार्ट को देखते हैं, तो आयरन ऑक्साइड जब हमारा कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ रिएक्ट करता है तो ये आयरन और कार्बन डाइऑक्साइड की फॉर्मेशन करता है। ओके, तो यहाँ पे हमको बताना है बेटा रिड्यूसिंग एजेंट क्या होगा। तो ऑक्सीडेशन किसका हो रहा है, देखिए CO से बेटा आपका क्या बन रहा है, CO2 बन रहा है। तो एक ऑक्सीजन के एटम का एडिशन हो रहा है, तो ये आपका क्या रहा होगा, ऑक्सीडेशन हुआ होगा। और जिसका ऑक्सीडेशन होता है वो खुद क्या होता है, रिड्यूसिंग एजेंट। तो रिड्यूसिंग एजेंट बेटा आपका क्या होगा, दैट इज कार्बन मोनोऑक्साइड। ओके, अब हम लोग जो है अपने लास्ट पार्ट को देखते हैं। हाइड्रोजन जब हमारा ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर रहा है तो ये वाटर की फॉर्मेशन कर रहा है, ठीक है। तो देखिए H2 के साथ क्या जुड़ गया बेटा, आपका ऑक्सीजन जुड़ गया। तो यहाँ पे आपका क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है कि नहीं हो रहा है। और अगर ऑक्सीडेशन हो रहा है तो खुद ये क्या रहा होगा, रिड्यूसिंग एजेंट रहा होगा। तो यहाँ पे बेटा आपका रिड्यूसिंग एजेंट क्या होगा, रिड्यूसिंग एजेंट आपका होगा हाइड्रोजन। ओके, क्वेश्चन नंबर 24, आइडेंटिफाई द ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इन द फॉलोइंग रिएक्शन। तो क्वेश्चन में क्या बोल रहा है बेटा कि हम लोगों को ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के बारे में बताना है गिवन रिएक्शंस में। तो मैंने आप लोगों को पहले ही बता रखा है बेटा, जिसका ऑक्सीडेशन होगा बेटा वो रिड्यूसिंग एजेंट, और जिसका रिडक्शन होगा वो आपका क्या होगा बेटा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो हम लोगों को यहाँ पे क्या फाइंड करना है कि रिडक्शन किसका हो रहा है। रिडक्शन का मतलब बेटा क्या होता है, रिडक्शन का मतलब होता है कि ऑक्सीजन एटम का डिलीशन या हाइड्रोजन के एटम्स का एडिशन होता है कि नहीं होता है। तो यहाँ पे अगर हम लोग अपनी फर्स्ट रिएक्शन को देखें तो Pb3O4 जब हमारा HCl के साथ रिएक्ट कर रहा है तो ये PbCl2 Cl2 और वाटर की फॉर्मेशन कर रहा है, ठीक है।
तो अगर हम लोग अपनी रिएक्शन में देखें तो Pb3O4 से PbCl2 बन रहा है, तो ऑक्सीजन के एटम डिलीट हो रहे हैं, तो बेटा ये खुद क्या हुआ होगा, यहाँ पे रिडक्शन हुआ होगा, और अगर इसका रिडक्शन हुआ है तो ये खुद ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा। तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हमारा कौन होगा बेटा, Pb3O4। ओके, तो देखिए बेटा अब हम लोग जो है नेक्स्ट पार्ट को देखते हैं। मैग्नीशियम हमारा ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर रहा है, तो मैग्नीशियम ऑक्साइड की फॉर्मेशन कर रहा है। तो देखिए मैग्नीशियम में बेटा क्या हुआ, आपका ऑक्सीजन का आइटम ऐड हुआ, तो यहाँ पे क्या हुआ बेटा, ऑक्सीडेशन हुआ कि नहीं हुआ। तो अगर ये ऑक्सीडेशन इसका हुआ तो खुद ये क्या रहा होगा, रिड्यूसिंग एजेंट रहा होगा। लेकिन हमको क्या बताना है बेटा, हमको ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के बारे में बताना है। ठीक है, तो बेटा ऑक्सीजन से अगर हमारा मैग्नीशियम ऑक्साइड बनेगा तो ये क्या होगा, यहाँ पे इसका रिडक्शन होगा, और अगर इसका रिडक्शन हो रहा है तो बेटा ये हमारा क्या रहा होगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट रहा होगा कि नहीं रहा होगा। तो आपका जो ऑक्सीजन है बेटा, जो आपका ऑक्सीजन है ये आपका ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। ठीक है, मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा बेटा, बिकॉज ये आपका ऑक्सीडेशन नंबर के कॉन्सेप्ट के ऊपर है। क्लास 11th में जब आप लोग आओगे तो ऑक्सीडेशन नंबर आप लोग जब पढ़ोगे तो वहाँ से आप लोग जो है इसको बड़े आसानी से आइडेंटिफाई कर सकते हो कि किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है और किसका रिडक्शन हो रहा है। ठीक है, अब हम लोग जो है बेटा अपने नेक्स्ट पार्ट को देखते हैं। तो थर्ड पार्ट में क्या बोल रहा है कि कॉपर सल्फेट जब जिंक के साथ रिएक्ट कर रहा है तो ये जिंक सल्फेट की फॉर्मेशन कर रहा है और कॉपर की फॉर्मेशन कर रहा है। ठीक है, तो देखिए बेटा जिंक से ये जिंक सल्फेट बना। ओके, यहाँ पे देखिए ऑक्सीजन के एटम ऐड हुए कि नहीं हुए, तो अगर ऑक्सीजन के एटम ऐड होंगे तो बेटा ये ऑक्सीडेशन होगा, और अगर इसका ऑक्सीडेशन हो रहा है तो खुद ये क्या होगा, रिड्यूसिंग एजेंट। बट अपन लोगों को क्या बताना है, हम लोगों को ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के बारे में बताना है। तो देखिए कॉपर सल्फेट से बेटा जब ये कॉपर बना तो ऑक्सीजन के एटम डिलीट हुए, तो इसका रिडक्शन हुआ कि नहीं हुआ, और जिसका रिडक्शन होता है बेटा वो खुद क्या होता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है कि नहीं होता है। तो यहाँ पे आपका जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा दैट इज कॉपर सल्फेट। ओके, अब हम लोग जो है डी पार्ट को देखते हैं। तो V2O5 जब कैल्शियम के साथ रिएक्ट कर रहा है तो 2 एटम्स ऑफ V बना रहा है प्लस 5 मॉलिक्यूल्स ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड बना रहा है। तो बेटा V फॉर वेनेडियम होता है। ओके, आप लोग इसको याद रखिएगा, ये अभी आपके सिलेबस में नहीं है बट आपको रिएक्शन दे दी गई है। हम लोगों को क्या बताना है कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन होगा, तो हम लोग यहाँ पे ढूंढ लें बेटा रिडक्शन किसका हुआ है। तो देखिए V2O5 से बेटा क्या बना, V बना। कहने का मतलब यहाँ पे ऑक्सीजन के एटम डिलीट हुए कि नहीं हुए, तो इसका क्या हो रहा है बेटा, रिडक्शन हो रहा है, और जिसका रिडक्शन हो रहा है बेटा वो खुद क्या है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो बेटा आपका ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होगा, दैट इज V2O5। क्लियर हो गया कि नहीं क्लियर हो गया। अब हम लोग जो है अपने नेक्स्ट पार्ट को देखते हैं दैट इज E। तो आयरन जब वाटर के साथ रिएक्ट कर रहा है तो Fe3O4 बना रहा है प्लस हाइड्रोजन गैस बना रहा है। तो देखिए H2O से बेटा आपका H2 बना, तो यहाँ पे क्या हुआ, रिडक्शन हुआ। भाई ऑक्सीजन का डिलीट होना बेटा क्या होता है, रिडक्शन। अगर रिडक्शन हुआ तो ये खुद क्या है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है कि नहीं भाई। क्लियर हो रहा है कि नहीं क्लियर हो रहा है। तो आपका ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होगा बेटा, वाटर होगा। क्लियर हो गया कि नहीं क्लियर हो गया। अब हम लोग जो अपने लास्ट पार्ट को देखते हैं। तो कॉपर ऑक्साइड जब हमारा हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट कर रहा है तो ये कॉपर और वाटर की फॉर्मेशन कर रहा है। तो देखिए कॉपर ऑक्साइड से बेटा कॉपर का बनना, देखिए ऑक्सीजन का एटम डिलीट हुआ बेटा, तो ये आपका क्या रहा होगा, रिडक्शन, और जिसका रिडक्शन होता है बेटा वो खुद क्या होता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो आपका ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होगा बेटा, कॉपर ऑक्साइड। अब हम लोग जो अपने नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं दैट इज क्वेश्चन नंबर 25। तो राइट द बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन फॉर द फॉलोइंग रिएक्शंस। तो क्वेश्चन में क्या बोल रहा है बेटा कि हम लोगों को जो है इक्वेशंस को बैलेंस करना है। ठीक है, तो फर्स्ट पार्ट में क्या बोल रहा है, सोडियम कार्बोनेट ऑन रिएक्शन विद हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो देखिए सोडियम बेटा आपका वैलेंसी 1, कार्बोनेट की बेटा वैलेंसी आपकी 2, तो क्या बनेगा आपका Na2CO3। किसके साथ रिएक्ट कर रहा है बेटा, हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्ट कर रहा है, दैट इज HCl। इट फॉर्म्स सोडियम क्लोराइड एंड सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। तो बेटा सोडियम क्लोराइड आपका क्या होगा, NaCl होगा, आप लोग पढ़ते आ रहे हो। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट क्या होगा, तो देखिए सोडियम की वैलेंसी 1, हाइड्रोजन कार्बोनेट बेटा आपका HCO3 होता है जिसकी वैलेंसी 1 होती है। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो क्या बनेगा, NaHCO3। ठीक है, तो क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि वी हैव टू बैलेंस दिस केमिकल इक्वेशन। हम लोगों को बेटा इस इक्वेशन को बैलेंस करना है। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले अपन लोग क्या करेंगे, मेटल को बैलेंस करेंगे, देन नॉन मेटल को बैलेंस करेंगे, फिर ऑक्सीजन और हाइड्रोजन एटम को बैलेंस करेंगे। ठीक है,
तो देखिए रिएक्टेंट साइड अपन लोगों के पास 2 सोडियम के एटम है और प्रोडक्ट साइड भी हम लोगों के पास 2 सोडियम के एटम है। ठीक है, अब हम लोग बेटा जो है अपने नॉन मेटल को देखते हैं। तो देखिए रिएक्टेंट साइड हमारे पास 1 क्लोरीन का एटम है और प्रोडक्ट साइड भी 1 क्लोरीन का एटम है। ठीक, रिएक्टेंट साइड बेटा 1 कार्बन का एटम है और प्रोडक्ट साइड भी 1 कार्बन का एटम है। ठीक है, बचा क्या हमारा ऑक्सीजन और हाइड्रोजन। तो देखिए रिएक्टेंट साइड हमारे पास 3 ऑक्सीजन के एटम है और प्रोडक्ट साइड भी 3 ऑक्सीजन के एटम है। रिएक्टेंट साइड अपन लोगों के पास 1 हाइड्रोजन है और प्रोडक्ट साइड भी 1 हाइड्रोजन है। तो हमारी ऑलरेडी ये बैलेंस इक्वेशन है। तो Na2CO3 when reacted with HCl it forms NaCl प्लस NaHCO3। ओके बेटा, तो ये हमारी क्या हो जाएगी, हमारी बैलेंस्ड इक्वेशन हो जाएगी। बी पार्ट को देखते हैं। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट ऑन रिएक्शन विद हाइड्रोक्लोरिक एसिड गिव्स सोडियम क्लोराइड वाटर एंड लिबरेट्स कार्बन डाइऑक्साइड गैस। तो देखिए बेटा सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, ये अभी मैंने आपको बताया था NaCO3 ऑन रिएक्शन विद HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ये क्या फॉर्म कर रहा है बेटा, NaCl फॉर्म कर रहा है, वाटर को फॉर्म कर रहा है, प्लस आपका CO2 बना रहा है। ठीक है, तो बेटा आप लोग जो है इस रिएक्शन को जरा चेक करो और बताओ मुझे क्या ये बैलेंस्ड इक्वेशन है कि नहीं है, कमेंट करके ज़रूर बताइए। मुझे जहाँ तक लग रहा है बेटा ये आपकी बैलेंस्ड इक्वेशन है। ठीक है, तो इसलिए मैं जो है इसमें कुछ भी नहीं कर रहा हूँ, आप लोग जो है कमेंट में बताना कि ये बैलेंस्ड इक्वेशन है कि नहीं है। ओके, अब हम लोग जो है बेटा अपने थर्ड पार्ट को देखते हैं। तो कॉपर सल्फेट ऑन ट्रीटमेंट विद पोटेशियम आयोडाइड प्रेसिपिटेट क्यूप्रस आयोडाइड लिबरेट्स आयोडीन गैस एंड फॉर्म्स पोटेशियम सल्फेट। ठीक है, तो बेटा कॉपर सल्फेट हमारा क्या होता है, दैट इज CuSO4। ये जब हमारा पोटेशियम आयोडाइड के साथ रिएक्ट करता है दैट इज Ki, इट फॉर्म्स, है ना, ये क्या फॉर्म करता है बेटा हमारा, ये Cu2I2 फॉर्म करता है, दैट इज अ प्रेसिपिटेट, प्लस आयोडीन गैस की फॉर्मेशन होती है, आयोडीन गैस बनती है और हमारा क्या बनता है, पोटेशियम सल्फेट, दैट इज K2SO4। तो बेटा हम लोगों को क्या करना है, हम लोगों को इस इक्वेशन को बैलेंस करना है। ठीक है, तो देखिए रिएक्टेंट साइड बेटा हमारे पास क्या है, हमारे पास 1 पोटेशियम का एटम है और प्रोडक्ट साइड हमारे पास 2 पोटेशियम के एटम है। तो हम लोग यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे कि नहीं करेंगे। जैसे ही हमने 2 से मल्टीप्लाई किया बेटा देखिए हमारा पोटेशियम बैलेंस हो गया कि नहीं हो गया। अब देखिए रिएक्टेंट साइड बेटा हमारे पास 1 कॉपर है और प्रोडक्ट साइड हमारे पास 2 कॉपर है। तो यहाँ पे बेटा हम लोग 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए हमारा कॉपर बैलेंस हो गया कि नहीं हो गया। अब बचा क्या बेटा हमारा, आयोडीन और सल्फेट। तो देखिए बेटा अगर हम लोग आयोडीन की बात करें तो रिएक्टेंट साइड हमारे पास 2 आयोडीन है और प्रोडक्ट साइड हमारे पास 4 आयोडीन है। तो हम लोग बेटा यहाँ पे क्या करेंगे, हम लोग यहाँ पे 4 से मल्टीप्लाई करेंगे ना, 2 से थोड़ी ना करेंगे। तो जब बेटा यहाँ पे हम लोग 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए रिएक्टेंट साइड हमारे पास 4 आयोडीन हो जाएंगे और प्रोडक्ट साइड भी 4 आयोडीन हो जाएंगे। लेकिन पोटेशियम अब हमारे पास रिएक्टेंट साइड कितने हो गए, 4, प्रोडक्ट साइड कितने हैं, 2 ही हैं। तो बेटा हम लोग यहाँ पे फिर से 2 से मल्टीप्लाई करेंगे कि नहीं करेंगे। तो देखिए अब हमारे पास 4 पोटेशियम के एटम हो गए कि नहीं हो गए। तो देखिए पोटेशियम भी बैलेंस हो गया। अब हम लोग सल्फेट को देख लेते हैं। तो बेटा सल्फेट के 2 मॉलिक्यूल रिएक्टेंट साइड हैं और 2 मॉलिक्यूल क्या है बेटा आपके प्रोडक्ट साइड हैं। तो ये ओवरऑल रिएक्शन बेटा हमारी बैलेंस हो गई कि नहीं हो गई। तो हमारी रिएक्शन क्या होगी कि 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ कॉपर सल्फेट व्हेन रिएक्टेड विद 4 मॉलिक्यूल्स ऑफ पोटेशियम आयोडाइड इट फॉर्म्स Cu2I2 दैट इज क्यूप्रस आयोडाइड प्लस आयोडीन गैस। बेटा ये आपकी गैस है, ये आपका क्या है, प्रेसिपिटेट है और ये आपका क्या बन रहा है बेटा, 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ पोटेशियम सल्फेट। तो ये आपकी क्या हो जाएगी बेटा, दिस वन इज द बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। क्लियर हो रहा है कि नहीं क्लियर हो रहा है बेटा। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, मैं हर एक चीज़ आप लोगों को डिटेल में समझा रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 26, अ सोल्यूशन ऑफ पोटेशियम क्लोराइड when mixed with silver nitrate solution an insoluble white substance is formed. Write the chemical reaction involved and also mention the type of chemical reaction. तो देखिए बेटा पोटेशियम क्लोराइड दैट इज KCl जब हमारा सिल्वर नाइट्रेट के साथ रिएक्ट करता है तो सिल्वर नाइट्रेट बेटा AgNO3 का होल ट्वाइस। तो यहाँ पे बेटा क्या बन रहा है, एक इनसोल्यूबल वाइट सब्सटेंस बन रहा है। तो देखिए यहाँ पे क्या होगा बेटा, आपका AgCl बनेगा और क्या बनेगा बेटा आपका पोटेशियम नाइट्रेट बनेगा। ठीक है, राइट द केमिकल रिएक्शन। क्वेश्चन में क्या बोल रहा है बेटा कि केमिकल रिएक्शन लिखो, तो केमिकल रिएक्शन हम लोगों ने डायरेक्टली लिख दी और ये बता दो कि किस टाइप की केमिकल रिएक्शन है।
तो बेटा सिंपल सी बात है, आप लोग जरा देखो अच्छे से। यहाँ पे बेटा क्या हो रहा है, आयंस का म्यूचुअल एक्सचेंज हो रहा है कि नहीं हो रहा है। भाई देखिए पोटेशियम नाइट्रेट के पास चला गया और सिल्वर क्लोरीन के पास चला गया, तो बेटा देखिए आयंस का म्यूचुअल एक्सचेंज हुआ कि नहीं हुआ। तो ये आपकी कौन सी रिएक्शन होगी, ये आपकी डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होगी। ये कौन सी रिएक्शन होगी बेटा, आपकी डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। क्वेश्चन नंबर 27, फेरस सल्फेट डिकम्पोजेस विद द एवोल्यूशन ऑफ ए गैस हैविंग अ कैरेक्टरिस्टिक ओडोर ऑफ बर्निंग सल्फर। राइट द केमिकल रिएक्शन इन्वॉल्व एंड आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ रिएक्शन। तो क्वेश्चन में क्या बोल रहा है बेटा कि जब हमारा फेरस सल्फेट को हम लोग डिकम्पोज करते हैं, जब हम लोग इसको डिकम्पोज करते हैं तो हमको एक ओडोर मिलती है, ठीक है। तो हमको इसकी केमिकल रिएक्शन बताना है और कौन सी टाइप की हमारी रिएक्शन है ये बताना है। तो देखिए बेटा फेरस सल्फेट को जब हम लोग डिकम्पोज करते हैं तो हमको फेरिक ऑक्साइड मिलता है प्लस सल्फर डाइऑक्साइड गैस और सल्फर ट्राइऑक्साइड गैस की फॉर्मेशन होती है। यहाँ पे जो आपकी सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड गैस बनती है, इसकी ओडोर जो होती है बेटा ये रॉटन एग्स की तरीके से होती है। ये कैसी होती है, आपकी सड़े हुए अंडे की तरीके से, ठीक है। तो ये आपकी रिएक्शन हो गई। अब ये किस टाइप की केमिकल रिएक्शन है बेटा, तो यहाँ पे देखिए कॉम्प्लेक्स रिएक्टेंट आपका दो या दो से ज़्यादा प्रोडक्ट में ब्रेक हो रहा है कि नहीं हो रहा है, तो ये आपकी डिकम्पोजिशन रिएक्शन है, ठीक है। क्लियर हो गया कि नहीं क्लियर हो गया बेटा। तो इस तरीके के क्वेश्चंस आपके बोर्ड एग्जाम में भी पूछे जाते हैं। आप लोग जो है इनकी प्रैक्टिस करते रहिए और हर एक क्वेश्चन को अच्छे से समझते हुए चलिए। क्वेश्चन नंबर 28 बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। वाई डू फायरफ्लाइज ग्लोज एट नाइट। तो क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि जो फायरफ्लाई होती हैं वो रात में चमकती क्यों हैं। आप लोगों ने जुगनू देखे होंगे, जुगनू क्यों चमकते हैं। तो देखिए फायरफ्लाइज ग्लोज एट नाइट बिकॉज दे कंटेन या दे प्रोड्यूसेस अ स्पेशल काइंड ऑफ एंजाइम कॉल्ड एज ल्यूसीफरेस। तो बेटा जितने भी आपकी फायरफ्लाइज होती हैं ये अपने पास क्या रखती हैं, एक स्पेशल काइंड ऑफ एंजाइम को रखती हैं, दैट इज कॉल्ड ल्यूसीफेरेस। अब ये जो ल्यूसीफेरेस एंजाइम होता है आपका बेटा, इसके अंदर जो हमारा मैग्नीशियम होता है ये ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म में होता है, ठीक है। इसमें क्या होता रहता है, आपका जो मैग्नीशियम है वो ऑक्साइड फॉर्म में होता है। अब ये आपका जो है ऑक्सीडाइज्ड मैग्नीशियम जैसे ही आपका बेटा ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आता है ये केमिकल रिएक्शन को शो करता है, जिसकी वजह से क्या होता है, जितनी भी बेटा आपकी फायरफ्लाइज हैं दे ग्लो एट नाइट। और इस फिनोमेना को हम लोग क्या बोलते हैं, दिस फिनोमेना ऑफ ग्लोइंग ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड बायोल्यूमिनेसेंस। तो देखिए ये जो बेटा हमारा फिनोमेना है जिसमें हमारा जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है ये खुद से लाइट प्रोड्यूस करके चमक रहा है, ग्लो कर रहा है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, बायोल्यूमिनेसेंस बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 इसी तरीके से बेटा हमारा ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ग्रेप्स हैंगिंग ऑन द प्लांट डू नॉट फर्मेंट but after being plucked from the plant can be fermented. Under what conditions do these grapes fermented? Is it a chemical change or a physical change? तो क्वेश्चन में क्या बोल रहा है बेटा कि जो ग्रेप्स होते हैं आपके, जब तक ये आपके प्लांट्स में लटके रहते हैं तब तक तो ये पकते नहीं हैं। फर्मेंटेड का मतलब होता है बेटा पकना, और जैसे ही हम लोग इनको तोड़ते हैं वैसे ही ये पक जाते हैं। तो आपको ये बताना है बेटा क्वेश्चन में कि क्या ये केमिकल चेंज है कि फिजिकल चेंज है, और किस कंडीशन में हमारे जो ग्रेप्स हैं ये फर्मेंटेशन को शो करते हैं। आखिर कौन सी कंडीशन होती है जिसमें हमारे ग्रेप्स जो हैं पक जाते हैं। तो देखिए अगर हम लोग इसके आंसर को देखें तो ग्रेप्स ऑन द प्लांट डू नॉट फर्मेंट बिकॉज ऑफ द डिफेंस मैकेनिज्म ऑफ प्लांट। तो बेटा जब तक हमारे ग्रेप्स जो हैं ये हमारे प्लांट्स में लगे रहते हैं तब तक ये हमारे फर्मेंटेशन को शो नहीं करते हैं, क्योंकि हमारा जो डिफेंस मैकेनिज्म होता है प्लांट का उसकी वजह से हमारा जो ग्रेप है वो फर्मेंटेशन को शो नहीं कर पाता है। लेकिन जैसे ही हमारा जो ग्रेप्स है उसको हम लोग प्लग करते हैं तो देखिए हमारे जो ग्रेप्स होते हैं बेटा ये यीस्ट के साथ रिएक्ट करके क्या करते हैं, फर्मेंटेशन को शो करते हैं, ठीक है। सो इट इज़ ए केमिकल चेंज। जो बेटा आपका फर्मेंटेशन होता है केमिकल चेंज होता है, बिकॉज यहाँ पे क्या हो रहा होता है, यहाँ पे बेटा आपका जो चेंज है भाई, आपका अगर एक बार ग्रेप पक जाएगा तो वापस से कच्चा थोड़ी ना हो पाएगा, तो दैट इज़ अ इरिवर्सिबल प्रोसेस। इसीलिए हमारा क्या है, ये केमिकल चेंज है। और किसकी वजह से हमारा ग्रेप जो है फर्मेंटेशन को शो करता है, तो जैसे ही हम लोग उसको प्लग करते हैं ये यीस्ट के साथ रिएक्ट करके फर्मेंटेशन कर लेता है, ठीक है। और शुगर जो है बेटा हमारा अल्कोहल में कन्वर्ट कर देता है। क्वेश्चन नंबर 30
विच एमंग द फॉलोइंग आर फिजिकल और केमिकल चेंज। तो क्वेश्चन में बेटा हम लोगों से क्या बोल रहा है कि हमको फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज के बारे में बताना है। तो फर्स्ट पार्ट में क्या है, एवोपोरेशन ऑफ पेट्रोल। तो एवोपोरेशन बेटा हमारा फिजिकल चेंज है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, फिजिकल चेंज। ठीक है। सेकेंड आपका क्या है, बर्निंग ऑफ एलपीजी। मैंने आप लोगों को बताया बेटा जब भी हमारा हाइड्रोकार्बन बर्न होगा तो ये CO2 और H2O को प्रोड्यूस करेगा। तो देखिए यहाँ पे केमिकल रिएक्शन हो रही है कि नहीं हो रही है, तो दिस इज ए केमिकल चेंज। ये हमारा क्या है बेटा, केमिकल चेंज है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, हीटिंग ऑफ एन आयरन रॉड टू रेड हॉट। तो बेटा हम लोग अपनी आयरन रॉड को जब हीट करते हैं और वो लाल हो जाती है, तो ये कौन सा चेंज है भाई? अगर हम उसको बंद कर देंगे तो वापस से अपने ओरिजिनल फॉर्म में आ जाएगी कि नहीं आ जाएगी? तो दैट इज अ फिजिकल चेंज। ये क्या है भाई, फिजिकल चेंज है कि नहीं बेटा? हाँ ना में जवाब दो। नेक्स्ट पार्ट को देखते हैं, दैट इज कर्डलिंग ऑफ मिल्क। तो बेटा हम लोग जब मिल्क से दही बनाते हैं तो दैट इज अ केमिकल चेंज। ये हमारा क्या है बेटा, केमिकल चेंज है। नेक्स्ट देखते हैं अब हम लोग, दैट इज सब्लाइमेशन ऑफ सॉलिड अमोनियम क्लोराइड। तो जब हम लोग अमोनियम क्लोराइड का बेटा सब्लाइमेशन करते हैं तो दैट इज अ फिजिकल चेंज, क्योंकि बेटा सब्लाइमेशन हमारा क्या है, फिजिकल प्रोसेस है। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, फिजिकल चेंज हो जाएगा। तो क्लियर हो गया कि नहीं क्लियर हो गया, कौन सा केमिकल चेंज है और कौन सा फिजिकल चेंज है? फिजिकल चेंजेस बेटा आपके रिवर्सिबल होते हैं, बस आपको इतना याद रखना है, और केमिकल चेंजेस आपके इरिवर्सिबल होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर 31। सो ड्यूरिंग द रिएक्शन ऑफ सम मेटल्स विद डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड फॉलोइंग ऑब्जर्वेशंस वर मेड। तो क्वेश्चन में क्या बोल रहा है बेटा, जब हम लोग कुछ मेटल्स के साथ डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड का रिएक्शन कराते हैं तो हमको कुछ दिखाई देता है। तो फर्स्ट पार्ट में क्या बोल रहा है, सिल्वर मेटल डज नॉट शो एनी चेंज। तो जब हम लोग बेटा सिल्वर को हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्ट करते हैं तो यहाँ पे कोई भी रिएक्शन नहीं होता है, क्योंकि बेटा सिल्वर जो होता है हमारा वेरी लेस रिएक्टिव मेटल होता है, तो ये हाइड्रोजन को डिस्प्लेस नहीं कर पाता है। अगर आप लोगों ने बेटा चैप्टर नहीं पढ़ा है तो आप लोग चैप्टर के नोट्स जरूर पढ़िएगा जा करके, बिकॉज वहाँ पे मैंने आप लोगों को रिएक्टिविटी सीरीज याद कराई है और पूरा चैप्टर आप लोगों को एक्सप्लेन कराया है। तो आप लोग जो है आई बटन पे क्लिक करके या डिस्क्रिप्शन में जा करके पूरे चैप्टर की प्लेलिस्ट को देख सकते हो। ओके, तो बेटा इसका आंसर क्या होगा, दिस इज बिकॉज सिल्वर इज वेरी लेस रिएक्टिव मेटल सो इट डज नॉट रिएक्ट विद हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो ये हमारा हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्ट नहीं करेगा, जिसकी वजह से कोई भी चेंज नहीं होगा। बी पार्ट को देखते हैं, द टेम्परेचर ऑफ द रिएक्शन मिक्सचर राइजेस व्हेन एल्युमिनियम इज एडेड। तो देखिए बेटा एल्युमिनियम को जब हम लोग हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्ट कराते हैं तो ये एल्युमिनियम क्लोराइड की फॉर्मेशन करता है और यहाँ पे हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस होती है। तो बेटा ये रिएक्शन जो होती है हमारी, दैट इज एन एक्सोथर्मिक प्रोसेस। ये रिएक्शन हमारी क्या होती है, ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है, जिसकी वजह से क्या होता है बेटा, हमारा टेम्परेचर राइज हो जाता है। थर्ड पार्ट को देखते हैं, द रिएक्शन ऑफ सोडियम मेटल इज फाउंड बी हाईली एक्सप्लोजिव। तो देखिए सोडियम बेटा जब हमारा हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्ट करता है तो सोडियम बेटा हमारा हाईली रिएक्टिव मेटल होता है। जब ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्ट करता है तो ये सोडियम क्लोराइड की फॉर्मेशन करता है और यहाँ पे हाइड्रोजन गैस बनती है। ओके, तो बेटा क्योंकि हमारा हाईली रिएक्टिव मेटल होता है, जिसकी वजह से जो है जो हमारी रिएक्शन होती है डैट इज एक्सोथर्मिक इन नेचर। यहाँ पे ह्यूज अमाउंट में हीट प्रोड्यूस होती है, और जब हमारे रिएक्शन में बेटा हीट प्रोड्यूस होती है तो वो क्या हो जाता है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है और ये हाईली एक्सप्लोजिव होता है। ठीक है, इसी वजह से आप लोगों ने पढ़ा होगा बेटा कि हम लोग सोडियम मेटल को हमेशा केरोसिन ऑयल में रखते हैं, क्योंकि जैसे ही बेटा ये जो है एटमॉस्फेयर के कांटेक्ट में आता है बेटा तुरंत ये बर्न करने लगता है। ठीक है, इतना ज़्यादा रिएक्टिव होता है, इतना एक्सप्लोजिव होता है। ओके, लास्ट पार्ट को देखते हैं, दैट इज डी, सम बबल्स ऑफ ए गैस आर सीन व्हेन लेड इज रिएक्टेड विद एसिड, एक्सप्लेन दीज ऑब्जर्वेशंस विद सुटेबल रीजन। तो बेटा देखिए लेड जब हमारा हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्ट करता है तो ये लेड क्लोराइड की फॉर्मेशन करता है और यहाँ पे हाइड्रोजन गैस बनती है। तो बेटा यहाँ पे जो हमारी हाइड्रोजन गैस बनती है इसकी वजह से क्या होते हैं बेटा, आपके बबल्स की फॉर्मेशन होती है। सो व्हेन लेड रिएक्ट विद हाइड्रोक्लोरिक एसिड इट प्रोड्यूसेस हाइड्रोजन गैस विच लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ बबल्स। तो बेटा जब हमारी हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस होती है तो इसकी वजह से यहाँ पे क्या होते हैं, बबल्स की फॉर्मेशन होती है। क्वेश्चन नंबर 32, अ सब्सटेंस X which is an oxide of a group of second element is used intensively in the cement industry. This element is present in the bones also. On treatment with water it forms a solution which turns red litmus blue. Identify X and also write the
केमिकल रिएक्शन इन्वॉल्व। तो क्वेश्चन में क्या बोल रहा है बेटा, हम लोगों को एक एक्स एलिमेंट गिवन है जो हमारा सीमेंट में यूज हो रहा है और बोन्स में यूज हो रहा है। ठीक है, हमको ये बताना है कि ये सब्सटेंस एक्स क्या है और फिर हमको ये बताना है बेटा कि रिएक्शन क्या इन्वॉल्व हो रही है। साथ ही साथ क्या बता दिया गया बेटा, जो हमारा कंपाउंड बन रहा है ये रेड लिटमस को ब्लू लिटमस में कन्वर्ट कर दे रहा है। तो आपका जो एलिमेंट होगा बेटा दैट इज कैल्शियम, क्योंकि कैल्शियम का यूज़ बेटा हम लोग सीमेंट में भी करते हैं और हमारी हड्डियों में भी कैल्शियम पाया जाता है। तो देखिए कैल्शियम जब हमारा वाटर के साथ रिएक्ट करता है तो ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की फॉर्मेशन करता है बेटा, जो कि हमारा क्या होता है बेटा, बेसिक नेचर का होता है। ठीक है, यहाँ पे बेटा आपका कैल्शियम ऑक्साइड होगा। ओके, ये बेटा आपका क्या होगा, कैल्शियम ऑक्साइड होगा। ठीक, तो कैल्शियम ऑक्साइड जब आपका वाटर के साथ रिएक्ट करता है तो ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाता है। तो आपका जो एक्स एलिमेंट होगा बेटा ये कैल्शियम ऑक्साइड रहा होगा। ओके, तो ये जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होता है बेटा इट इज ऑल्सो कॉल्ड स्लेक्ड लाइम। इसको क्या बोला जाता है, स्लेक्ड लाइम भी बोला जाता है। एंड इट इज बेसिक इन नेचर। तो आप लोगों ने अच्छे तरीके से पढ़ रखा है एसिड बेसेस एंड सॉल्ट में कि हमारे जो बेस होते हैं बेटा ये रेड लिटमस को क्या कर देते हैं, ब्लू में कन्वर्ट कर देते हैं। तो इस वजह से क्या होता है बेटा, जो हमारा रेड लिटमस होता है वो ब्लू कलर का हो जाता है। क्लियर हो गया कि नहीं क्लियर हो गया। क्वेश्चन नंबर 33, राइट ए बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन एंड ऑल्सो क्लासीफाई देम। तो बेटा हम लोगों को कुछ क्वेश्चंस गिवन है, हमको जो है बेटा इक्वेशन को बैलेंस करना है, देन हमको बेटा जो है किस टाइप की रिएक्शन है इसके बारे में बताना है। तो देखिए लेड एसीटेट सोल्यूशन इज ट्रीटेड विद डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड टू फॉर्म लेड क्लोराइड एंड एसिटिक एसिड। तो बेटा देखिए लेड हमारा क्या होता है बेटा, दैट इज Pb, है ना। एसीटेट हमारा क्या होता है बेटा, CH3COO। ठीक है, तो देखिए लेड की बेटा वैलेंसी 2 होती है, एसीटेट की वैलेंसी 1 होती है। तो हमारा क्या बनेगा बेटा, PbCH3COO का होल ट्वाइस। जब ये बेटा हमारा HCl के साथ रिएक्ट कर रहा है तो ये क्या फॉर्म कर रहा है बेटा, लेड क्लोराइड को फॉर्म कर रहा है, दैट इज PbCl2, है ना। एंड एसिटिक एसिड दैट इज CH3COOH। तो हमको सबसे पहले बेटा इस इक्वेशन को बैलेंस करना है, देन हमको क्या करना है बेटा, हमको बताना है कि ये किस टाइप की रिएक्शन है। तो सबसे पहले बेटा हम लोग लेड को देखते हैं। तो देखिए रिएक्टेंट साइड हमारे पास लेड का एक एटम है और प्रोडक्ट साइड भी हमारे पास लेड का एक एटम है। अब क्लोरीन को देख लेते हैं। रिएक्टेंट साइड बेटा एक क्लोरीन एटम है, प्रोडक्ट साइड अपन लोगों के पास 2 क्लोरीन के एटम है। तो हम लोग यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे कि नहीं करेंगे, तो क्लोरीन बैलेंस हो गए बेटा। अब हम लोग जो है कार्बन को देख लेते हैं बेटा। देखिए बेटा रिएक्टेंट साइड हमारे पास 1 2 कार्बन ये है बेटा और 2 2 जा 4। एक्चुअल में हमारे पास 4 कार्बन के एटम है रिएक्टेंट साइड। प्रोडक्ट साइड हमारे पास बेटा सिर्फ 2 ही कार्बन के एटम है। तो देखिए हम लोग यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे कि नहीं करेंगे, तो देखिए हमारे कार्बन के एटम बैलेंस हो गए भाई। अब हमारे पास 4 कार्बन के एटम हो गए प्रोडक्ट साइड। अब हम लोग क्या करते हैं बेटा, अब हम लोग जो है ऑक्सीजन को देखते हैं। तो देखिए बेटा रिएक्टेंट साइड हम लोगों के पास कितनी ऑक्सीजन है, हम लोगों के पास रिएक्टेंट साइड बेटा 4 ऑक्सीजन के एटम है, 2 2 जा 4। प्रोडक्ट साइड हम लोगों के पास कितने ऑक्सीजन के एटम है बेटा, 4 ऑक्सीजन के एटम है। देखिए 2 ये हैं और 2 2 जा 4। तो देखिए ऑक्सीजन हमारी बैलेंस हो गई बेटा। ठीक है, क्लोरीन हमारा बैलेंस हो गया बेटा, लेड हमारा बैलेंस हो गया, कार्बन भी बैलेंस हो गया। अब देखिए बेटा हम लोग अपने हाइड्रोजन के एटम को देख लेते हैं। देखिए रिएक्टेंट साइड बेटा हमारे पास 3 2 जा 6 और 2 8 एटम हाइड्रोजन के हैं और प्रोडक्ट साइड भी हमारे पास कितने एटम है, 3 + 1 4 और 4 2 जा 8 एटम हमारे पास प्रोडक्ट साइड भी हाइड्रोजन के हैं। तो देखिए हमारी बैलेंस इक्वेशन हो गई कि नहीं हो गई, तो PbCH3COO का होल ट्वाइस when reacted with 2 molecules of hydrochloric acid it forms PbCl2 plus 2 molecules of acetic acid that is CH3COOH। अब यहाँ पे बेटा आप लोग जरा देखिए, यहाँ पे क्या हो रहा है बेटा, लेड जो है हमारा, आप लोग देख पा रहे होगे बेटा कि लेड जो है हमारा बेटा क्लोरीन के पास चला जा रहा है और ये हाइड्रोजन जो है बेटा इस एसीटेट के पास चला जा रहा है। तो देखिए बेटा यहाँ पे आयंस का क्या हो रहा है, म्यूचुअल एक्सचेंज हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो ये आपकी डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होगी। कौन सी रिएक्शन होगी बेटा, ये आपकी डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होगी। बैलेंसिंग समझ में आ गई कि नहीं आ गई बेटा, ये आपकी पूरी बैलेंस्ड इक्वेशन है। ओके, कंफ्यूज मत होना। अब हम लोग जो अपने सेकेंड पार्ट को देखते हैं। तो अ पीस ऑफ सोडियम मेटल इज एडेड टू एब्सोल्यूट इथेनॉल टू फॉर्म सोडियम एथॉक्साइड एंड हाइड्रोजन गैस। तो देखिए बेटा यहाँ पे क्या बोल रहा है कि सोडियम मेटल जब हमारा इथेनॉल के साथ रिएक्ट करेगा C2H5OH के साथ, तो ये
सोडियम एथॉक्साइड की फॉर्मेशन करेगा, दैट इज C2H5ONa प्लस यहाँ पे हमारा क्या बनेगा, हाइड्रोजन गैस बनेगी। ओके, तो सबसे पहले हम लोगों को क्या करना है बेटा, वी हैव टू बैलेंस दिस इक्वेशन, हमको इस इक्वेशन को बैलेंस करना है और देन बताना है कि ये किस टाइप का रिएक्शन है। तो यहाँ से अगर हम लोग देखें तो बेटा रिएक्टेंट साइड हमारे पास सोडियम का एक एटम है और प्रोडक्ट साइड भी हमारे पास सोडियम का एक एटम है। ठीक है, रिएक्टेंट साइड बेटा हमारे पास कार्बन के 2 एटम हैं और प्रोडक्ट साइड भी हमारे पास कार्बन के 2 एटम है बेटा। ठीक, अब हम लोग हाइड्रोजन को देख लेते हैं। तो देखिए रिएक्टेंट साइड हमारे पास हाइड्रोजन के 6 एटम हैं और प्रोडक्ट साइड जो है बेटा हमारे पास हाइड्रोजन के 5 to 7 एटम्स हैं। ठीक है, और रिएक्टेंट साइड हमारे पास एक ऑक्सीजन का एटम है और प्रोडक्ट साइड भी एक ऑक्सीजन का एटम है। मतलब हम लोगों को क्या करना है बेटा, वी हैव टू बैलेंस द हाइड्रोजन एटम। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए हमारे पास 6 हाइड्रोजन के एटम है और यहाँ पे बेटा 7 है, तो हम लोग इसको इवन में कन्वर्ट कर दे रहे हैं भाई। अगर हम लोग यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो अब हमारे पास प्रोडक्ट साइड 12 हाइड्रोजन के एटम हो गए कि नहीं हो गए, 2 5 जा 10 प्लस 2 12 हो गए कि नहीं हो गए। और यहाँ पे बेटा हम लोग क्या करें, यहाँ पे अगर हम लोग 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो देखिए 5 1 6 और 6 2 जा 12, तो प्रोडक्ट साइड भी हमारे पास 12 हाइड्रोजन के एटम हो गए। अब जरा बेटा हम लोग जो है बाकी दूसरे एटम्स को देख लेते हैं। तो देखिए रिएक्टेंट साइड बेटा हमारे पास कार्बन के 4 एटम, प्रोडक्ट साइड भी हमारे पास कार्बन के 4 एटम। ठीक, रिएक्टेंट साइड बेटा हमारे पास ऑक्सीजन के 2 एटम और प्रोडक्ट साइड भी हमारे पास ऑक्सीजन के 2 एटम। अब देखिए प्रोडक्ट साइड यहाँ पे हमारे पास सोडियम के 2 एटम हो गए, तो रिएक्टेंट साइड हम लोग क्या करें, 2 से मल्टीप्लाई कर दें, तो ये हमारी इक्वेशन बैलेंस हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी। तो बेटा हमारी बैलेंस इक्वेशन क्या होगी कि 2 एटम्स ऑफ सोडियम व्हेन रिएक्टेड विद इथेनॉल, है ना, इट फॉर्म्स 2 molecules of C2H5ONa प्लस हाइड्रोजन गैस। ओके, अब यहाँ पे बोल रहा है कि ये किस टाइप की रिएक्शन होगी बेटा, तो सिंपल सी बात है, सोडियम हमारा ज़्यादा रिएक्टिव एलिमेंट है, ये एथेनॉल से क्या कर रहा है बेटा, हाइड्रोजन को क्या कर दे रहा है, डिस्प्लेस कर दे रहा है। क्या बना रहा है बेटा आपका, सोडियम एथॉक्साइड बना रहा है। तो यहाँ पे हमारा क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होगी कि नहीं होगी, क्योंकि एक मोर रिएक्टिव एलिमेंट क्या कर रहा है आपका, एक लेस रिएक्टिव एलिमेंट को उसके सोल्यूशन से डिस्प्लेस कर रहा है। तो अब हम लोग जो है बेटा अपने नेक्स्ट पार्ट को देखते हैं, दैट इज सी। तो आयरन का 3rd ऑक्साइड ऑन हीटिंग विद कार्बन मोनोऑक्साइड गैस रिएक्ट टू फॉर्म सॉलिड आयरन एंड लिबरेट्स कार्बन डाइऑक्साइड गैस। तो देखिए बेटा आयरन का 3rd ऑक्साइड आपका क्या होगा, दैट इज Fe2O3। ठीक है, जिसको हम लोग क्या कर रहे हैं बेटा, हीट कर रहे हैं कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ। ये क्या फॉर्म कर रहा है बेटा, आपका आयरन फॉर्म कर रहा है और CO2 गैस की फॉर्मेशन कर रहा है। ठीक है, तो ये भी आपकी क्या है, गैस है। हमको क्या करना है बेटा, इक्वेशन को बैलेंस करना है और फिर ये बताना है कि ये कौन सी रिएक्शन है। ठीक है, सिंपल सी बात है बेटा, रिएक्टेंट साइड हमारे पास 2 आयरन के एटम है, प्रोडक्ट साइड हमारे पास 1 आयरन का एटम है, यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे कि नहीं करेंगे। ठीक, अब देखिए बेटा रिएक्टेंट साइड हमारे पास 1 कार्बन का एटम है और प्रोडक्ट साइड भी 1 कार्बन का एटम है, तो कार्बन तो बैलेंस है। लेकिन अगर हम लोग ऑक्सीजन को देखें बेटा, तो रिएक्टेंट साइड हमारे पास 4 ऑक्सीजन के एटम है और प्रोडक्ट साइड हमारे पास 2 ऑक्सीजन के एटम है। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे बेटा, इसको कन्वर्ट करेंगे भाई, हम लोगों को ऑक्सीजन बैलेंस करनी पड़ेगी कि नहीं करनी पड़ेगी। देखिए बेटा अगर हम लोग प्रोडक्ट साइड 3 से मल्टीप्लाई कर दें तो देखिए हमारे पास ऑक्सीजन के 6 एटम हो गए। अब रिएक्टेंट साइड बेटा हमारे पास 3 एटम है और एक 4, यहाँ पे बेटा अगर हम लोग 3 से मल्टीप्लाई कर दें तो देखिए हमारे पास जो है बेटा हमारी ऑक्सीजन बैलेंस हो गई और साथ ही साथ हमारा कार्बन जो था बेटा, इसके 3 एटम रिएक्टेंट साइड और 3 एटम प्रोडक्ट साइड, तो देखिए हमारा कार्बन भी बैलेंस रहा। तो हमारी बैलेंस इक्वेशन क्या हो जाएगी, Fe2O3 व्हेन रिएक्टेड विद 3 एटम्स ऑफ CO इट फॉर्म्स 2Fe प्लस 3CO2। ठीक है, तो यहाँ पे बेटा आपकी ये किस टाइप की रिएक्शन है, सिंपल सी बात है, अगर आप लोग बेटा रिएक्शन को गौर से देखिए तो यहाँ पे बेटा क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ऑक्सीजन एटम कम हो रहे हैं, डिलीट हो रहे हैं, और यहाँ पे ऑक्सीजन एटम बढ़ रहे हैं, तो यहाँ पे ऑक्सीडेशन हो रहा है। तो अगर एक ही रिएक्शन में बेटा ऑक्सीडेशन और रिडक्शन होगा तो किस टाइप की रिएक्शन होगी, दैट इज अ रेडॉक्स रिएक्शन। ये हमारी कौन सी रिएक्शन होगी, रेडॉक्स रिएक्शन होगी। तो बेटा ये आपकी बैलेंस्ड इक्वेशन हो गई और ये आपका क्या हो गया बेटा, रेडॉक्स रिएक्शन हो गया। 4th पार्ट को देखते हैं, दैट इज हाइड्रोजन सल्फाइड गैस रिएक्ट्स विद ऑक्सीजन टू फॉर्म सॉलिड सल्फर एंड लिक्विड वाटर। तो देखिए हाइड्रोजन सल्फाइड दैट इज H2S जो कि हमारी गैस है बेटा, जब ये ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर रही है
तो ये क्या फॉर्म कर रही है बेटा, ये आपके सॉलिड सल्फर को फॉर्म कर रहा है, प्लस यहाँ पे हमारा क्या हो रहा है बेटा, वाटर निकल रहा है। तो देखिए सिंपल सी बात है बेटा, रिएक्टेंट साइड हमारे पास एक सल्फर है, प्रोडक्ट साइड भी हमारे पास एक सल्फर का आइटम है। रिएक्टेंट साइड बेटा हमारे पास 2 ऑक्सीजन के आइटम है, लेकिन प्रोडक्ट साइड एक ही ऑक्सीजन का आइटम है। तो यहाँ पे हम लोग 2 से मल्टीप्लाई करेंगे कि नहीं करेंगे। जैसे ही बेटा हमने यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई किया तो हमारा ऑक्सीजन तो बैलेंस हो गया। अब हमारा हाइड्रोजन को देखिए भाई, रिएक्टेंट साइड हमारे पास 2 हाइड्रोजन के आइटम है, प्रोडक्ट साइड 4 हाइड्रोजन के आइटम है। तो यहाँ पे हम लोग 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो रिएक्टेंट साइड बेटा हमारा हाइड्रोजन भी बैलेंस हो गया, बचा सल्फर। अब देखिए रिएक्टेंट साइड बेटा हमारे पास 2 सल्फर के आइटम है, प्रोडक्ट साइड 1 है, तो यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो देखिए हमारी इक्वेशन बैलेंस हो गई कि नहीं हो गई बेटा। तो हमारी बैलेंस्ड इक्वेशन क्या होगी, 2 molecules of H2S gas when reacted with O2 gas, ठीक है, it forms 2 molecules of sulfur plus 2 molecules of water। तो यहाँ पे बेटा अगर हम लोग देखें कौन सी रिएक्शन हो रही है, तो यहाँ पे बेटा आप लोग देखिए O2 से आपका क्या बन रहा है, H2O। यहाँ पे हाइड्रोजन का एडिशन हो रहा है कि नहीं, तो हाइड्रोजन का एडिशन मतलब रिडक्शन। और इसमें आप लोग देखिए H2S से क्या बन रहा है, S, तो हाइड्रोजन एटम डिलीट हो रहा है, तो बेटा यहाँ पे ऑक्सीडेशन हो रहा है। तो ये हमारी कौन सी रिएक्शन होगी, ये आपकी रेडॉक्स रिएक्शन होगी। कौन सी रिएक्शन होगी, रेडॉक्स रिएक्शन। या हम लोग क्या बोल सकते हैं बेटा, ये आपकी कंबंशन रिएक्शन भी होगी, क्योंकि यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं बेटा, इसको बर्न कर रहे हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 34, वाई डू वी स्टोर सिल्वर क्लोराइड इन डार्क कलर बॉटल। तो क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि आखिर हम लोग क्यों जो है सिल्वर को डार्क कलर बॉटल्स में स्टोर करते हैं। तो इसका आंसर क्या होगा कि सिल्वर क्लोराइड को बेटा हम लोग इसलिए जो है डार्क कलर की बॉटल में स्टोर करते हैं, क्योंकि जैसे ही हमारा सनलाइट के कांटेक्ट में आता है ये डिकम्पोज करके सिल्वर और क्लोरीन गैस की फॉर्मेशन कर लेता है। और इस रिएक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं बेटा, ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी रिएक्शन भी बोलते हैं। तो इस वजह से हम लोग क्या करते हैं बेटा, जितने भी हमारे सिल्वर क्लोराइड हो गया, सिल्वर ब्रोमाइड हो गया, इसको हम लोग क्या करते हैं, डार्क कलर की बॉटल में स्टोर करते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 35, बैलेंस द फॉलोइंग केमिकल इक्वेशन एंड आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ रिएक्शन। तो क्वेश्चन में क्या बोल रहा है बेटा, हम लोगों को इक्वेशन को बैलेंस करना है और फिर बताना है किस टाइप की हमारी रिएक्शन है। तो देखिए मैग्नीशियम क्लोरीन के साथ रिएक्ट कर रहा है, तो मैग्नीशियम क्लोराइड की फॉर्मेशन कर रहा है। तो बेटा रिएक्टेंट साइड एक मैग्नीशियम का आइटम, प्रोडक्ट साइड भी एक मैग्नीशियम का आइटम। रिएक्टेंट साइड बेटा हमारे पास 2 क्लोरीन के आइटम और प्रोडक्ट साइड भी हमारे पास 2 क्लोरीन के आइटम। तो देखिए इक्वेशन हमारी बैलेंस है कि नहीं है। तो बेटा आपकी बैलेंस इक्वेशन क्या होगी, दैट इज Mg, जब हमारा Cl2 के साथ रिएक्ट किया तो इसने MgCl2 की फॉर्मेशन करी, तो ये हमारी बैलेंस्ड इक्वेशन हो गई। साथ ही साथ आप लोग बेटा ये भी देख पा रहे हो कि 2 या 2 से ज़्यादा रिएक्टेंट क्या करके कंबाइन करके एक सिंगल प्रोडक्ट बना रहे हैं। तो कौन सी रिएक्शन होगी बेटा, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। सिंपल सी बात है कि नहीं है। अब दिमाग में आ रहा है कि नहीं आ रहा बेटा। इतने क्वेश्चंस करा दिया हूँ इस चैप्टर के कि आप लोगों को ऐसा हो ही नहीं सकता है कि समझ में ना आए कुछ भी। सेकेंड पार्ट को देखते हैं। तो देखिए HgO को जो हम लोग डिकम्पोज करते हैं बेटा, तो ये Hg और O2 की फॉर्मेशन करता है। सिंपल सी बात है बेटा, जैसे ही हमने इसको डिकम्पोज किया तो देखिए एक सिंगल रिएक्टेंट हमारा 2 या 2 से ज़्यादा प्रोडक्ट में ब्रेक किया। तो कौन सा रिएक्शन बेटा, थर्मल डिकम्पोजिशन, क्योंकि हम लोगों ने यहाँ पे क्या प्रोवाइड करी, हीट प्रोवाइड करी। तो थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन हो गया। अब आप लोगों से अगर बैलेंसिंग की बात करी जाए बेटा, तो इसमें कुछ है ही नहीं बैलेंसिंग में भाई। रिएक्टेंट साइड एक Hg का आइटम मरकरी का, प्रोडक्ट साइड भी एक मरकरी का आइटम। प्रोडक्ट साइड 2 ऑक्सीजन के आइटम, रिएक्टेंट साइड एक। यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करो, यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करो, तो बैलेंस इक्वेशन क्या हो गई, 2 molecules ऑफ मरकरी का ऑक्साइड व्हेन हीटेड इट फॉर्म्स 2 atoms ऑफ मरकरी प्लस ऑक्सीजन गैस। तो ये हमारी बैलेंस्ड इक्वेशन हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी बेटा। थर्ड पार्ट को देखते हैं। तो सोडियम बेटा जब हमारा सल्फर के साथ रिएक्ट कर रहा है तो सोडियम सल्फाइड बना रहा है। सिंपल सी बात है बेटा, रिएक्टेंट साइड हमारे पास 1 सोडियम का आइटम है, प्रोडक्ट साइड 2 सोडियम के आइटम है। तो यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे बेटा। तो देखिए जैसे ही हमने यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई किया बेटा, हमारी रिएक्शन बैलेंस हो गई कि नहीं। तो हमारी बैलेंस रिएक्शन क्या होगी कि 2 atoms ऑफ सोडियम व्हेन रिएक्टेड विद सल्फर इट फॉर्म्स सोडियम सल्फाइड। तो देखिए अगर आप लोगों ने रिएक्शन पे गौर किया होगा तो 2 या 2 से ज़्यादा रिएक्टेंट कंबाइन करके एक सिंगल प्रोडक्ट की फॉर्मेशन कर रहे हैं और यहाँ पे हीट भी प्रोड्यूस हो रही है। तो हमारी कौन सी रिएक्शन होगी बेटा, दैट इज कॉम्बिनेशन रिएक्शन। और कॉम्बिनेशन रिएक्शन को अपन लोग क्या बोलते हैं, एडिशन रिएक्शन भी बोलते हैं। क्लियर हो गया कि नहीं क्लियर हो गया।
अब हम लोग जो है फोर्थ पार्ट को देखते हैं बेटा। तो देखिए TiCl4 जब हमारा मैग्नीशियम के साथ रिएक्ट करेगा तो ये Ti की फॉर्मेशन करेगा प्लस मैग्नीशियम क्लोराइड की फॉर्मेशन करेगा। तो बेटा देखिए रिएक्टेंट साइड हमारे पास Ti का एक एटम है और प्रोडक्ट साइड भी हमारे पास Ti का एक एटम है। रिएक्टेंट साइड बेटा मैग्नीशियम का भी एक एटम है हमारे पास और प्रोडक्ट साइड भी एक मैग्नीशियम का एटम है। क्लोरीन को अगर हम लोग देखें बेटा तो रिएक्टेंट साइड क्लोरीन के 4 एटम है और प्रोडक्ट साइड 2 ही एटम है। तो हम लोग यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे बेटा। जैसे ही हमने 2 से मल्टीप्लाई किया बेटा क्लोरीन बैलेंस हो गया, लेकिन मैग्नीशियम के बेटा अब हमारे पास प्रोडक्ट साइड 2 एटम हो गए। तो हम लोग यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे कि नहीं? तो देखिए हमारी इक्वेशन बैलेंस हो गई कि नहीं हो गई? तो देखिए TiCl4 जब हमारा 2 एटम मैग्नीशियम के साथ रिएक्ट करेगा तो ये Ti प्लस MgCl2 की फॉर्मेशन करेगा। अब यहाँ पे आप लोग देखिए बेटा, क्योंकि मैग्नीशियम हमारा एक मोर रिएक्टिव एलिमेंट था, इसने Ti को क्या कर दिया बेटा, TiCl4 की सोल्यूशन से डिस्प्लेस कर दिया और MgCl2 बना लिया। तो हमारा कौन सा रिएक्शन होगा बेटा जिसमें एक मोर रिएक्टिव एलिमेंट एक लेस रिएक्टिव एलिमेंट को क्या करता है, डिस्प्लेस करता है? दैट इज द डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो बेटा हमारी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी? अब हम लोग जो है बेटा एक लास्ट पार्ट को देखते हैं, दैट इज कैल्शियम ऑक्साइड जब सिलिकॉन ऑक्साइड के साथ रिएक्ट कर रहा है तो ये CaSiO3 बना रहा है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल बेटा आप लोग बताइए इक्वेशन बैलेंस है कि नहीं है? जहां तक बेटा मैं देख पा रहा हूं ये इक्वेशन हमारी ऑलरेडी बैलेंस है। तो कैल्शियम ऑक्साइड बेटा जब हमारा सिलिकॉन ऑक्साइड के साथ रिएक्ट करेगा तो CaSiO3 बनाएगा। ओके, अब यहाँ पे देखिए 2 रिएक्टेंट कंबाइन करके बेटा एक सिंगल प्रोडक्ट बना रहे हैं, तो कौन सा रिएक्शन होगा बेटा आपका? दैट इज कॉम्बिनेशन रिएक्शन। क्लियर हो गया कि नहीं क्लियर हो गया? बेटा मैंने आप लोगों को ये बता दिया डायरेक्टली कि ये बैलेंस्ड इक्वेशन है, आप लोग इसको चेक कर लेना। ओके, एफ पार्ट को देखते हैं। तो देखिए बेटा H2O2 जब आपका अल्ट्रा वायलेट रेस के कांटेक्ट में आता है तो ये H2O बनाता है प्लस O2 बनाता है। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू बैलेंस दिस इक्वेशन। तो देखिए रिएक्टेंट साइड 2 हाइड्रोजन के एटम, प्रोडक्ट साइड भी 2 हाइड्रोजन के एटम। रिएक्टेंट साइड बेटा 2 ऑक्सीजन, प्रोडक्ट साइड बेटा 3 ऑक्सीजन के एटम। तो यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर दें बेटा तो कितने हो गए? ऑक्सीजन के 4 एटम हो गए और हाइड्रोजन के भी 4 एटम हो गए प्रोडक्ट साइड। यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर दो बेटा, आपकी इक्वेशन बैलेंस हो जाएगी। तो आपकी बैलेंस इक्वेशन क्या हो जाएगी? 2 molecules of H2O2 in liquid form when comes in contact with UV rays it forms 2 molecules of H2O जो कि बेटा हमारा लिक्विड वाटर होगा प्लस ऑक्सीजन गैस। तो देखिए इक्वेशन हमारी बैलेंस हो गई कि नहीं हो गई? अब यहाँ पे सिंपल सी बात है बेटा, अगर हम लोगों ने यूवी रेस की बात करी इसका मतलब कौन सा डिकम्पोजिशन बेटा? फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन। क्लियर हो रहा है कि नहीं क्लियर हो रहा है बेटा? मैंने आप लोगों को पढ़ाया था, या तो यहाँ पे बड़ा बड़ा सनलाइट लिखा होगा और या फिर यहाँ पे HNU लिखा होगा। तो HNU बेटा या फिर आपका UV लिखा होगा, तो ये आपका क्या होगा? फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। क्लियर हो गया कि नहीं क्लियर हो गया बेटा? क्वेश्चन नंबर 36 को देखते हैं। अ मैग्नीशियम रिबन इज बर्न इन ऑक्सीजन टू गिव अ वाइट कंपाउंड X accompanied by the emission of light. If the burning ribbon is now placed in an atmosphere of nitrogen, it continues to burn and forms a compound Y. Write the chemical formula of X and Y. तो क्वेश्चन में क्या बोल रहा है बेटा? मैग्नीशियम रिबन को हम लोग सबसे पहले ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कराएंगे, देन हम लोग नाइट्रोजन के साथ रिएक्ट कराएंगे। हमको ये बता दो बेटा, जब मैग्नीशियम ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा तो X कंपाउंड का नाम क्या होगा, और जब मैग्नीशियम नाइट्रोजन के साथ रिएक्ट करेगा तो Y कंपाउंड का नाम क्या होगा? ओके, तो देखिए फर्स्ट पार्ट में क्या बोल रहा है बेटा? राइट द केमिकल फार्मूला ऑफ X एंड Y। तो देखिए मैग्नीशियम बेटा जब आपका ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर रहा है तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बना रहा है, तो इसका केमिकल फार्मूला क्या होगा? दैट इज MgO। यही मैग्नीशियम बेटा जब आपका नाइट्रोजन के साथ रिएक्ट कर रहा है तो ये मैग्नीशियम नाइट्राइड बना रहा है। ठीक है, जिसका केमिकल फार्मूला हमारा क्या होगा बेटा? Mg3N2। क्लियर हो गया कि नहीं क्लियर हो गया? सेकेंड पार्ट को देखते हैं बेटा। राइट ए बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन व्हेन X इज डिसॉल्व इन वाटर। देखो बेटा X हमारा क्या है? मैग्नीशियम ऑक्साइड। मैग्नीशियम ऑक्साइड जब वाटर के साथ रिएक्ट करेगा तो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बनाएगा। हमको क्या करना है बेटा? इसकी बैलेंस्ड इक्वेशन लिखनी है। तो देखिए रिएक्टेंट साइड बेटा हमारे पास एक मैग्नीशियम का एटम, प्रोडक्ट साइड भी एक मैग्नीशियम का एटम। रिएक्टेंट साइड बेटा 2 ऑक्सीजन के एटम और 2 हाइड्रोजन के एटम, और प्रोडक्ट साइड भी बेटा हमारे पास 2 ऑक्सीजन के एटम है और 2 हाइड्रोजन के एटम है। तो देखिए इक्वेशन हमारी ऑलरेडी बैलेंस है कि नहीं है बेटा? तो दिस वन इज द बैलेंस्ड इक्वेशन। ये हमारी क्या होगी बेटा? बैलेंस्ड इक्वेशन होगी। और कंपाउंड हमारा क्या बनेगा? दैट इज मैग्नीशियम ऑक्साइड एंड मैग्नीशियम नाइट्राइड।
देखिए मैं बहुत मेहनत से आप लोगों को हर एक चीज़ एक्सप्लेन कर रहा हूँ। आई होप बेटा आपको हर एक चीज़ समझ में आ रही होगी। अगर अभी भी आप लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है बेटा, प्लीज़ आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करिए। पेड कोर्स मैंने लॉन्च कर दिया है बेटा 999 रुपीज़ में बेटा पूरी साइंस और पूरी मैथ आपको इस साल में पढ़ाऊँगा। अगर आप लोग इंटरेस्टेड हो डिस्क्रिप्शन में जा करके कांटेक्ट कर सकते हो। ओके, इस क्वेश्चन नंबर 37, तो जिंक लिबरेट्स हाइड्रोजन गैस व्हेन रिएक्टेड विद डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड वेयर एज कॉपर डज नॉट। तो देखिए बेटा क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि जिंक जब भी हमारा जो है बेटा हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्ट करता है ये हाइड्रोजन गैस की फॉर्मेशन करता है। लेकिन वहीं पे अगर हम लोग देखें तो जब कॉपर हमारा हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्ट करता है तो ऐसा नहीं करता है। तो सिंपल सी बात है बेटा, जिंक जो होता है बेटा आपका हाइड्रोजन से ज़्यादा रिएक्टिव एलिमेंट होता है। ये क्या करता है बेटा, हाइड्रोक्लोरिक एसिड से हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर देता है और जिंक क्लोराइड की फॉर्मेशन करता है। ठीक है, तो यहाँ पे रिएक्शन हो जाती है। लेकिन क्योंकि बेटा रिएक्टिविटी सीरीज में कॉपर जो है आपका हाइड्रोजन से नीचे आता है तो यह हाइड्रोक्लोरिक एसिड से हाइड्रोजन के एटम को डिस्प्लेस नहीं कर पाता, जिसकी वजह से कोई भी रिएक्शन नहीं होती है। तो यहाँ पे आप लोग क्या लिखोगे कि जिंक इज ए मोर रिएक्टिव एलिमेंट देन कॉपर। ठीक है, आप लोग यहाँ पे क्या लिखोगे कि जिंक जो होता है बेटा ज़्यादा रिएक्टिव एलिमेंट होता है एज कम्पेयर टू कॉपर। सो इट रिएक्ट्स विद हाइड्रोक्लोरिक एसिड वाइल कॉपर इज लेस रिएक्टिव विद हाइड्रोजन, सो इट इज अनेबल टू रिएक्ट विद हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड डिस्प्लेसेस हाइड्रोजन। क्लियर हो गया कि नहीं क्लियर हो गया बेटा। क्वेश्चन नंबर 38, अ सिल्वर आर्टिकल जनरली टर्न्स ब्लैक व्हेन केप्ट इन द ओपन फॉर ए फ्यू डेज। द आर्टिकल व्हेन रिमूव्ड विद टूथपेस्ट अगेन स्टार्ट शाइनिंग। ठीक है, तो बेटा एक सिल्वर का आर्टिकल था जिसको हम लोगों ने एटमॉस्फेयर में छोड़ दिया, ये क्या हो गया, ब्लैक कलर का हो गया। अब हम लोगों ने क्या किया बेटा, इस आर्टिकल के ऊपर जो है टूथपेस्ट को रब किया, ये अगेन चमकने लगा। तो हम लोगों से क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि वाई डू सिल्वर आर्टिकल्स टर्न्स ब्लैक व्हेन केप्ट इन द ओपन फॉर ए फ्यू डेज। तो बेटा ऐसा क्यों होता है जब हम लोग सिल्वर को हवा में छोड़ देते हैं, खुला छोड़ देते हैं। आप लोगों ने देखा होगा आपके घर में मम्मी जो है चांदी के जो ज्वेलरी पहनती हैं वो काली कलर की हो जाती है। ऐसा क्यों हो जाता है? तो बेटा ऐसा इस वजह से होता है क्योंकि सिल्वर जो है बेटा हमारा ये एटमॉस्फेयर में जो हाइड्रोजन सल्फाइड प्रेजेंट होता है उसके साथ रिएक्ट करके क्या बनाता है बेटा, आपका सिल्वर सल्फाइड बनाता है। क्या बनाता है? सिल्वर सल्फाइड बनाता है, जो कि हमारा ब्लैक कलर का कंपाउंड होता है, जो कि हमारा ब्लैक कलर का कंपाउंड होता है। इस वजह से जो भी आपके सिल्वर के आर्टिकल्स होते हैं बेटा ये क्या हो जाते हैं, ब्लैक कलर के हो जाते हैं। तो दिस फिनोमेना इज ऑल्सो कॉल्ड एज कोरोजन। इसी फिनोमेना को हम लोग क्या बोलते हैं, कोरोजन भी बोलते हैं। ठीक है, तो देखिए सिल्वर बेटा जब आपका हाइड्रोजन सल्फाइड के कांटेक्ट में आता है ये क्या करता है बेटा, ये आपका सिल्वर सल्फाइड बनाता है, ये आपका सिल्वर सल्फाइड बनाता है और यहाँ पे हाइड्रोजन गैस लिबरेट होती है। तो ये जो सिल्वर सल्फाइड है बेटा ये आपका ब्लैक कलर का होता है। अब क्या बोल रहा है, नेम द ब्लैक सब्सटेंस फॉर्म्ड एंड गिव्स इट्स केमिकल फॉर्मूला। तो बेटा हम लोगों ने अभी देख लिया कि आपका ब्लैक सब्सटेंस क्या फॉर्म होगा, दैट इज सिल्वर सल्फाइड, और इसका केमिकल फॉर्मूला क्या होगा, दैट इज Ag2S। तो क्लियर हो गया कि नहीं हो गया बेटा, इसका आंसर भी समझ में आ गया। क्वेश्चन नंबर 39, ऑन हीटिंग ब्लू कलर्ड पाउडर ऑफ कॉपर नाइट्रेट, कॉपर ऑक्साइड दैट इज ब्लैक, ऑक्सीजन एंड ए ब्राउन गैस X इज फॉर्म्ड। तो क्वेश्चन में क्या बोल रहा है बेटा कि हम लोगों को एक कंपाउंड गिवन है कॉपर का सेकेंड नाइट्रेट। तो देखिए कॉपर की वैलेंसी बेटा 2 होती है, नाइट्रेट की वैलेंसी बेटा आपकी क्या होती है 1। तो हमारा केमिकल फार्मूला क्या होगा, CuNO3 का होल ट्वाइस। ठीक है, तो देखिए बेटा जब हम लोग कॉपर नाइट्रेट को जब हम लोग बेटा हीट करते हैं तो हमारे पास क्या बनता है बेटा, कॉपर ऑक्साइड बनता है जो कि ब्लैक कलर का कंपाउंड होता है, प्लस हमारे पास क्या बनता है बेटा, एक X कलर का कंपाउंड बनता है जो हमारी ब्राउन कलर की गैस है। ओके, प्लस हमारे पास क्या बनता है बेटा, ऑक्सीजन गैस। तो ये हमारी रिएक्शन है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमको बताना है कि ये X क्या होगा। तो देखिए जो आपका X होगा बेटा दैट इज नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस। ये हमारी क्या होगी बेटा, ये हमारी नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस होगी, बिकॉज इसकी फ्यूम्स जो होती हैं ये आपकी ब्राउन कलर की होती हैं। ओके, अब देखिए हमसे पार्ट फर्स्ट में क्या बोल रहा है कि राइट ए बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन ऑफ द रिएक्शन। तो जो हमारी रिएक्शन है दैट इज कॉपर नाइट्रेट को जब हम लोगों ने हीट किया तो क्या मिला, कॉपर ऑक्साइड प्लस NO2 प्लस O2। तो अपन लोगों को इसको बैलेंस करना है। तो देखिए रिएक्टेंट साइड हमारे पास कॉपर का एक एटम है और प्रोडक्ट साइड भी हमारे पास कॉपर का एक एटम है। अब देखिए
रिएक्टेंट साइड बेटा हमारे पास नाइट्रोजन के 2 एटम हैं, प्रोडक्ट साइड लेकिन हमारे पास नाइट्रोजन का सिर्फ एक ही एटम है। तो हम लोग क्या करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे कि नहीं करेंगे। तो देखिए हमारा नाइट्रोजन बैलेंस हो गया। अब हम लोग देखें तो देखिए रिएक्टेंट साइड बेटा हमारे पास ऑक्सीजन के कितने एटम हैं, 6 एटम हैं। और प्रोडक्ट साइड हमारे पास ऑक्सीजन के कितने एटम हैं, 2 2 4 और एक 1 5। तो हम लोग यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे बेटा। तो देखिए हमारे ऑक्सीजन के एटम बैलेंस हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे। क्लियर हो गया कि नहीं क्लियर हो गया। बट यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो अब हमारा जो कॉपर है ये अनबैलेंस हो जाएगा भाई। अब प्रोडक्ट साइड हमारे पास कॉपर के 2 एटम हो जाएंगे। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे कि नहीं करेंगे। लेकिन बेटा अगर हम लोग अब यहाँ से देखें तो कॉपर तो हमारा बैलेंस हो गया, लेकिन नाइट्रोजन और ऑक्सीजन हमारा क्या हो गया, वापस से हमारा अनबैलेंस हो गया। क्योंकि भाई अब हमारे पास रिएक्टेंट साइड नाइट्रोजन के कितने एटम हो गए भाई, 2 एटम नाइट्रोजन के ये थे और 2 2 जा 4 भाई, नाइट्रोजन के 4 एटम हो गए बेटा। तो अब हम लोग क्या करेंगे बेटा, यहाँ पे 2 की जगह पे क्या करेंगे भाई, 4 करेंगे कि नहीं करेंगे। जैसे 4 करेंगे बेटा तब हमारे नाइट्रोजन के एटम बैलेंस हो जाएंगे। अब अगर हम लोग रिएक्टेंट साइड देखें बेटा तो हमारे पास रिएक्टेंट साइड ऑक्सीजन के कितने एटम हैं, देखिए 2 3 जा 6 और 6 2 जा 12, हमारे पास ऑक्सीजन के 12 एटम हैं रिएक्टेंट साइड। अब प्रोडक्ट साइड देख लेते हैं तो देखिए 4 2 जा 8 2 10 प्लस 2, तो हमारे पास बेटा प्रोडक्ट साइड भी कितने एटम हो गए, 12 एटम हो गए कि नहीं ऑक्सीजन के। तो हमारी बैलेंस्ड इक्वेशन आपकी क्या होगी बेटा कि 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ कॉपर नाइट्रेट व्हेन हीटेड इट फॉर्म्स बेटा 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ कॉपर ऑक्साइड प्लस 4 मॉलिक्यूल्स ऑफ नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस प्लस ऑक्सीजन गैस। ओके, तो ये बेटा हमारी जो इक्वेशन होगी दैट इज द बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। ओके, क्लियर हो गया कि नहीं क्लियर हो गया आप लोगों को। सेकेंड पार्ट को देखते हैं, दैट इज आइडेंटिफाई द ब्राउन गैस एक्स इन्वॉल्व। तो बेटा जो हमारी ब्राउन गैस थी दैट इज एक्स, ये क्या थी, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। ओके, तो आप लोगों को ये क्लियर हो गया होगा। थर्ड पार्ट को देखते हैं, आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ रिएक्शन। तो बेटा हमारी रिएक्शन क्या थी कि कॉपर नाइट्रेट को जब अपन लोगों ने क्या किया, हीट प्रोवाइड करी तो कॉपर ऑक्साइड बना, NO2 बना और O2 बना, यही तो रिएक्शन थी भाई। इसको बैलेंस हम लोगों ने कर ही लिया रिएक्शन, लेकिन हमारी यही थी। तो देखिए एक कॉम्प्लेक्स रिएक्टेंट 2 या 2 से ज़्यादा प्रोडक्ट की फॉर्मेशन कर रहा है और यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, हीट को प्रोवाइड कर रहे हैं। तो ये हमारी बेटा थर्मल डिकम्पोजिशन होगी कि नहीं होगी। तो हमारा क्या रहा होगा बेटा, थर्मल डिकम्पोजिशन। तो यहाँ से देखिए बेटा फोर्थ पार्ट में क्या बोल रहा है कि व्हाट कुड बी द पीएच ऑफ द एक्वस सोल्यूशन ऑफ द गैस एक्स। तो देखिए हमारी गैस एक्स क्या थी बेटा, NO2 थी। जब ये वाटर में डिजॉल्व होगी बेटा तो हमसे पूछ रहा है कि इसकी पीएच वैल्यू क्या होगी। तो देखिए बेटा एक्स हमारा NO2 था, जब ये बेटा वाटर में डिजॉल्व करता है तो ये क्या बनाता है बेटा, HNO3 बनाता है। ठीक है, दैट इज एन एसिड। तो बेटा इसकी पीएच वैल्यू जो होती है ये लेस देन 7 होती है। क्या होती है, इसकी पीएच वैल्यू जो है वो 7 से कम होती है। अब हम लोग जो है अपने नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर 40। गिव द कैरेक्टरिस्टिक टेस्ट फॉर द फॉलोइंग गैसेस। तो बेटा हम लोगों को कुछ गैसेस गिवन है और हमको इनके टेस्ट के बारे में बताना है। तो देखिए फर्स्ट हमारी कार्बन डाइऑक्साइड गैस है बेटा। तो ये क्या करती है आपका, ये फायर एक्सटिंग्विशर का काम करती है, आग को बुझा देती है कि नहीं भाई। अगर हम लोग इसको जो है जहाँ पे आग लगी हो, अगर हम लोग वहाँ पे CO2 लेकर चले आएंगे तो क्या होगा, आग बुझ जाएगी। तो हम लोग बेटा इसको फायर एक्सटिंग्विशर की तरीके से यूज़ कर सकते हैं। या जहाँ पे बेटा आपका ब्रिस्क इफरवेसेंस हो, जहाँ पे अगर आपका रिएक्शन में ब्रिस्क इफरवेसेंस हो रहा हो तो हम लोग उसको देख करके भी आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि यहाँ पे CO2 गैस प्रोड्यूस हो रही होगी, है ना। अगर हम लोग बेटा SO2 गैस की बात करें तो SO2 गैस बेटा आपकी जो है ओडोर के साथ प्रोड्यूस होती है और इसकी ओडोर कैसी होती है, रॉटन एक्स की तरीके से। तो जहाँ कहीं भी आपको रिएक्शन में रॉटन एक्स की स्मेल आए तो आप लोग आइडेंटिफाई कर लोगे कि SO2 गैस होगी। अगर बेटा हम लोग O2 गैस की बात करें तो O2 बेटा हमारी क्या है, ऑक्सीजन। तो मान लीजिए अगर बेटा हम लोग इसको जो है कैंडल के पास लेकर के जाएंगे, कैंडल के पास जैसे ही हम लोग ऑक्सीजन गैस को लेकर के जाएंगे ये और तेज़ी से ग्लो करने लगेगी कैंडल। ठीक है, ये और तेज़ी से बर्न करने लगेगी क्योंकि इसको क्या मिल जाएगा, एक्सेस ऑक्सीजन मिल जाएगा। ठीक, फोर्थ हमारा बेटा क्या होता है, दैट इज़ हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन के लिए मैंने आप लोगों को बता दिया है कि जो बेटा हमारी हाइड्रोजन गैस होती है ये किस तरीके की होती है, दैट इज़ हाईली एक्सप्लोजिव इन नेचर।
इसकी कैलोरीफिक वैल्यू बहुत ज़्यादा होती है। तो हम लोग क्या करते हैं बेटा, अगर हम लोग कैंडल के पास अपनी हाइड्रोजन गैस को लेकर के जाएंगे तो ये क्या करती है, तुरंत बेटा पॉप साउंड को प्रोड्यूस करती है, तुरंत जो है एक्सप्लोजन को क्रिएट करती है। ओके, अब हम लोग जो है बेटा अपने नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर 41। ठीक है, तो व्हाट हैपेंस व्हेन ए पीस ऑफ, तो क्या होगा जब हम लोग जो है जिंक मेटल को कॉपर सल्फेट के साथ ऐड करेंगे। तो देखिए बेटा, जिंक जब हमारा कॉपर सल्फेट के साथ ऐड किया जाता है तो ये क्या करता है बेटा, क्योंकि जिंक बेटा हमारा एक मोर रिएक्टिव एलिमेंट है, तो ये कॉपर सल्फेट की सोल्यूशन से कॉपर को डिस्प्लेस कर देता है और जिंक सल्फेट की फॉर्मेशन करता है। और यहाँ पे देखिए कॉपर हमारा क्या हो जाता है, डिस्प्लेस हो जाता है। तो ये जो रिएक्शन होती है बेटा, ये हमारी क्या कहलाती है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इसको आप लोग अपनी लैंग्वेज में लिख लीजिएगा। ओके, मैंने आप लोगों को बता दिया कि कैसे करना है। अब सेकेंड पार्ट को देखते हैं कि एल्युमिनियम मेटल इज एडेड टू डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो बेटा जब हम लोग जो है एल्युमिनियम का हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्शन कराएंगे तो बेटा हम लोगों को क्या मिलेगा, एल्युमिनियम क्लोराइड मिलेगा और यहाँ पे हमारी हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस होगी। ठीक है, तो ये हमारी क्या होगी, ये हमारी ओवरऑल रिएक्शन होगी। आप लोग इसको डायरेक्ट लिख सकते हो। नेक्स्ट पार्ट में क्या बोल रहा है, सिल्वर मेटल इज एडेड टू कॉपर सल्फेट सोल्यूशन। तो बेटा सिल्वर जब हमारा कॉपर सल्फेट सोल्यूशन के साथ ऐड होगा तो यहाँ पे कोई भी रिएक्शन नहीं होगा। क्यों कोई रिएक्शन नहीं होगा बेटा, क्योंकि जो हमारा सिल्वर मेटल होता है दैट इज़ वेरी लेस रिएक्टिव, ये बहुत लेस रिएक्टिव होता है, जिसकी वजह से क्या करता है बेटा, कॉपर के साथ कोई भी रिएक्शन को शो नहीं कर पाता है। ओके, अब हम लोग जो है बेटा अपने नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर 42। सो व्हाट हैपेंस व्हेन जिंक ग्रेन्यूल्स आर ट्रीटेड विद डाइल्यूट सोल्यूशन ऑफ H2SO4, HCl, HNO3, NaCl एंड NaOH। तो देखिए बेटा हमको बताना है कि क्या होगा जब जिंक को हम लोग जो है इन सब कंपाउंड्स के साथ या एसिड्स के साथ ट्रीट करेंगे। तो देखिए बेटा जिंक जो है जब हमारा H2SO4 के साथ रिएक्ट करता है तो बेटा जिंक को जब हम लोग जो है H2SO4 के साथ ट्रीट करते हैं तो ये ZnSO4 बनाता है और यहाँ पे हाइड्रोजन गैस लिबरेट हो जाती है। नेक्स्ट हमारा HCl, तो बेटा जिंक हमारा HCl के साथ रिएक्ट करके क्या बनाता है, ZnCl2 बनाता है और यहाँ पे भी हमारी हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस होती है। जिंक बेटा हमारा नाइट्रिक एसिड के साथ भी रिएक्ट करता है HNO3 और क्या बनाता है बेटा, जिंक नाइट्रेट बनाता है, दैट इज ZnNO3 का होल ट्वाइस, प्लस यहाँ पे क्या होता है बेटा हमारा N2O भी फॉर्म होता है। ठीक है, और यहाँ पे बेटा हमारा वाटर रिलीज करता है। तो देखिए इन सब के साथ क्या किया, इसने रिएक्शन किया, लेकिन बेटा जिंक जो होता है हमारा NaCl के साथ कोई भी रिएक्शन को शो नहीं कर पाता। जिंक क्या करता है बेटा, NaCl के साथ कोई भी रिएक्शन को शो नहीं करता, बिकॉज सोडियम जो होता है बेटा हमारा ज़्यादा रिएक्टिव एलिमेंट होता है एज़ कम्पेयर टू जिंक। तो इस वजह से जिंक जो है बेटा सोडियम को डिस्प्लेस नहीं कर पाता। ठीक बेटा, क्या होगा, जिंक हमारा सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ भी कोई रिएक्शन को शो नहीं करता। यहाँ पे क्या होगा बेटा, कोई भी रिएक्शन नहीं होगी, क्योंकि यहाँ पे बेटा सोडियम जो है ज़्यादा रिएक्टिव एलिमेंट है, तो जिंक क्या करेगा, इसको डिस्प्लेस ही नहीं कर पाएगा। ठीक है, क्योंकि मैंने आप लोगों को रिएक्टिविटी सीरीज पढ़ा रखा है तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अच्छा, एक बात आप लोगों से और कहना है बेटा कि अगर आप लोगों ने अभी तक की एग्जाम्पलर का पार्ट फर्स्ट और पार्ट सेकंड नहीं देखा है तो आप लोग जो है बेटा जा कर के देख लीजिए, वहाँ पे मैंने सारी चीज़ों को अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया है। साथ ही साथ बेटा आप लोगों से ये भी कहूँगा कि पूरे चैप्टर की प्लेलिस्ट मैंने बना दी है, डिस्क्रिप्शन में जा कर के आप लोग जो है सारे वीडियोस को देख सकते हो। तो अब हम लोग जो है बेटा अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सो ऑन एडिंग ए ड्रॉप ऑफ बेरियम क्लोराइड सोल्यूशन टू एन एक्वस सोल्यूशन ऑफ सोडियम सल्फाइट, बेटा यहाँ पे सल्फाइट है, सल्फाइट बोले तो SO3, ठीक है, सल्फेट नहीं है, सल्फाइट है। वाइट प्रेसिपिटेट इज फॉर्म्ड, राइट ए बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन ऑफ द रिएक्शन। तो देखिए क्वेश्चन में क्या बोल रहा है बेटा, बेरियम क्लोराइड जब आपका बेटा सोडियम सल्फाइड के साथ रिएक्ट कर रहा है, सोडियम सल्फाइड दैट इज Na2SO3, तो ये क्या फॉर्म कर रहा है बेटा, बेरियम सल्फाइड फॉर्म कर रहा है, दैट इज BaSO3 प्लस हमारा NaCl फॉर्म हो रहा है। हमसे बोल रहा है बेटा बैलेंस्ड इक्वेशन लिखिए। तो बेटा अगर आप लोग देखिए तो रिएक्टेंट साइड हमारे पास 2 सोडियम के एटम हैं और प्रोडक्ट साइड हमारे पास सिर्फ एक ही सोडियम का एटम है, तो यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर दें। जैसे ही अपन लोगों ने 2 से मल्टीप्लाई किया, देखिए बेटा हमारी इक्वेशन बैलेंस हो गई कि नहीं हो गई,
ये हमारी क्या हो गई बेटा, बैलेंस्ड इक्वेशन हो गई। और यही तो हमसे बोल रहा था कि हमको बैलेंस इक्वेशन बतानी है, तो आप लोग इसको चेक करिएगा, ये हमारी इक्वेशन बैलेंस हो गई। सेकेंड पार्ट की तरफ मूव करते हैं। व्हाट अदर नेम कैन बी गिवन टू दिस टाइप ऑफ रिएक्शन। बेटा यहाँ पे आप लोग देखिए, अगर हम लोग रिएक्शन को गौर से देखें तो सोडियम आपका बेटा क्लोरीन के पास चला गया और बेरियम बेटा आपका सल्फाइड के पास चला गया, तो आयंस के बीच में क्या हुआ, म्यूचुअल एक्सचेंज हुआ कि नहीं हुआ। तो अगर म्यूचुअल एक्सचेंज हुआ तो ये आपका डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है कि नहीं है बेटा। और आप लोगों ने अच्छी तरीके से पढ़ा है कि जितने भी डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस होते हैं बेटा वहाँ पे प्रेसिपिटेट की फॉर्मेशन होती है, या हम लोग बोल सकते हैं वो प्रेसिपिटेट रिएक्शन भी होते हैं। तो इसका अदर नेम क्या होगा, दैट इज डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो ये बेटा आपका क्या होगा, ये आपका डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन भी होगा। आप लोग बेटा आरएक्शन मत लिखना, आप लोग पूरा रिएक्शन लिखना, ओके। मैं यहाँ पे बस लिख दे रहा हूँ आपको समझाने के लिए। लास्ट पार्ट को देखते हैं। ऑन एडिंग डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड टू द रिएक्शन मिक्सचर वाइट प्रेसिपिटेट डिसअपियर्स वाई। तो देखिए बेटा क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि अगर हम लोग जो है हाइड्रोक्लोरिक एसिड को जो है ऐड कर दे रहे हैं, अगर हम लोग हाइड्रोक्लोरिक एसिड को ऐड कर दे रहे हैं तो हमारा जो वाइट कलर का प्रेसिपिटेट है वो डिसअपियर कर जा रहा है। तो देखिए बेटा बैरियम सल्फाइड की रिएक्शन अगर हम लोग हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ कराएंगे तो ये बेटा बैरियम क्लोराइड को बनाता है, ठीक है, जो कि हमारा वाटर में सल्यूबल होता है, जो क्या होता है हमारा बेटा, वाटर में सल्यूबल होता है। अब यहाँ पे बेटा प्रेसिपिटेट था, ये तो हमारा प्रेसिपिटेट था, लेकिन जब ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड के कांटेक्ट में आया तो इसने क्या बनाया, BaCl बना दिया, सॉरी BaCl2 बना दिया, ठीक है। यहाँ पे बैरियम क्लोराइड होगा बेटा तो BaCl2 होगा, जो कि हमारा क्या था, वाटर में सल्यूबल था, जिस वजह से क्या हो गया बेटा, आपका वाइट कलर क्या कर गया, वाइट कलर आपका डिसअपियर हो गया, क्योंकि इसने क्या किया बेटा, एक सल्यूबल सॉल्यूशन की फॉर्मेशन कर दी, ओके। अब हम लोग जो है बेटा अपने लास्ट क्वेश्चन को देखते हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर 44। तो देखिए क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, यू आर प्रोवाइडेड विद 2 कंटेनर्स मेड अप ऑफ कॉपर एंड अल्मोनियम। तो बेटा आपको 2 कंटेनर गिवन है, कॉपर और अल्मोनियम। यू आर ऑल्सो प्रोवाइडेड विद अ सोल्यूशन ऑफ HCl, HNO3, ZnCl2 एंड वाटर। इन विच ऑफ द अबव कंटेनर दो सोल्यूशंस कैन बी केप्ट। बेटा इसका आंसर क्या होगा, कॉपर। तो देखिए कॉपर इज ए वेरी लेस रिएक्टिव मेटल। कॉपर जो होता है ये हमारा बहुत लेस रिएक्टिव एलिमेंट होता है, जिसकी वजह से क्या होगा, हम लोग जितनी भी सॉल्यूशंस होंगी उन सबको कॉपर के वेसल में या कॉपर के कंटेनर में रखेंगे, चाहे वो आपका HCl हो, चाहे वो आपका HNO3 हो, चाहे वो आपका ZnCl2 हो, ठीक है, क्योंकि कॉपर बेटा आपका किसी के साथ भी रिएक्शन नहीं करेगा। लेकिन वहीं पे अगर हम लोग वाटर की बात करें तो बेटा वाटर को आप कोई भी कंटेनर में रख सकते हो। क्लियर हो गया कि नहीं क्लियर हो गया। तो इस तरीके से बेटा हम लोगों ने जो है NCERT के एग्जाम्पलर के सभी क्वेश्चंस को सॉल्व कर लिया। आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिएगा। डिस्क्रिप्शन में जो है बेटा नोट्स की PDF की लिंक है, आप लोग वहाँ से जा कर के डाउनलोड कर सकते हो। साथ ही साथ बेटा हम लोगों ने जो है एक बैच लॉन्च किया है, जिसमें हम लोग जो है पूरी साइंस और पूरी मैथ को जो है 999 रुपीज़ में पढ़ा रहे हैं। अगर आप लोग चाहो तो उसके लिए भी जो है कांटेक्ट कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन में जो है सारी इन्फॉर्मेशन उसके रिगार्डिंग आप लोगों के लिए अवेलेबल है। थैंक यू सो मच।